So today's module is introduction to cloud computing, right? And आज का जो agenda हमारा है, what we will discuss today, we will start with the virtualization. What is virtualization? And then we'll come to cloud computing, types of cloud, service models available in cloud computing, what are the certifications available in Azure, and syllabus, what we will cover in this training, right? And what is Azure? ठीक है. सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपसे, कोई भी एक बंदा या दो जो भी इंटरेस्टेड हो, एक वन लाइन आंसर मेरे को दे, आप क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या समझते हैं? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू यू? We are accessing the servers from the client systems, and which is not in your data center, which is in somewhere is like hosted on in the Microsoft Azure and somewhere else. So if Right. we are accessing from here as a client, so we are accessing with the on the cloud computing, and this is come to cloud. And if we are talking about the other stuff, yeah, cloud is nothing, because the physical server is, we are not touching the physical servers. The physical servers which are not seen, that is cloud. राइट, एग्जैक्टली. बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट, आईटी के जितने भी सर्विसेज हैं जिनको हम खुद हैंडल नहीं कर रहे हैं, हमारे डेटा सेंटर में रनिंग में नहीं है, किसी दूसरे के डेटा सेंटर से हम उनको एक्सेस करते हैं, और एज अ क्लाइंट हमको ऐसा लगता है कि सर्विस एग्जैक्टली मेरे खुद के ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में रनिंग में है. तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? ठीक है, अभी आप ऐसा मान के चलें कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर हमारे पास आईटी में अवेलेबल हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को हमें अवेलेबल कराते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? आईटी की सर्विसेज. आईटी में कौन कौन से सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं? तो एक डेटा सेंटर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डेटाबेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, मॉनिटरिंग सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एप्लीकेशन सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेब सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब भी हमें कोई भी सर्विस एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगर करना होता है, वी रिक्वायर्ड सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो मिल रहा है वो लीज पे मिल रहा है, ओवर द इंटरनेट आपको मिल रहा है, राइट? तो हार्डवेयर पार्ट का जो एक्सेसिबिलिटी है वो वेंडर के पास है, जो आपको सर्विसेज दे रहा है ओवर द इंटरनेट. हम लोग एज अ क्लाइंट उसको क्या कर रहे हैं? ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग को थोड़ा सा हम आगे स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हमको एक एक पॉइंट क्लियर करना है कि मार्केट में ऐसे क्या चैलेंजेस आईटी में आए थे कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी. सबसे पहला चीज, व्हाट वाज द challenges in the IT? We introduce new concept for the services cloud computing. तो अगर मैं आपको बताऊं ना, अभी जब क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा पिक्चर में नहीं था तो हम लोग काम कैसे करते थे? हमारे पास कंपनी का डेटा सेंटर था, ठीक है? लेट्स सपोज दिस इज द डेटा सेंटर. तो डेटा सेंटर हम किसको बोल रहे हैं? जहां पे आपने कंपनी के आईटी के डिवाइसेस रखे हुए हैं. दिस कैन बी अ रूम, अ बिल्डिंग, एक एरिया जिसमें आपने सेंट्रलाइज एक प्लेस पे लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क डिवाइसेस, फायरवॉल्स, इन सब चीजों को आप जब एक जगह पे माउंट करते हैं, रखते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डेटा सेंटर, राइट? जब क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? अगर हमें कोई एप्लीकेशन चलाना है तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए वन सर्वर वन एप्लीकेशन, ऐसा हम रिजर्व करते थे, राइट? अगर ये मैंने एक सर्वर लगा रखा है तो इस सर्वर, दिस सर्वर कैन होस्ट ओनली सिंगल एप्लीकेशन, राइट? अब यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे आने लगे कि यार, जब एप्लीकेशन, चलो मेरा ठीक से चलता है, एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आईटी आगे ग्रूम हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज नए मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, तो हमारा रिक्वायरमेंट भी चेंज हुआ कि ये एप्लीकेशन मेरा अगर यहाँ पे रनिंग में है, तो अगर इस सर्वर पे लेट सपोज मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन या रिसोर्सेज की मैं बात करूं, कितना कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस सर्वर को दे रखा है. लेट सपोज इनिशियली आपने 8 GB ऑफ रैम
एंड हार्ड डिस्क जिसको आप स्टोरेज बोलते हैं, 500 GB ऑफ हार्ड डिस्क आपने लगा रखा है यहाँ पे। और सीपीयू की मैं बात करता हूँ आपसे, एक सीपीयू आपने लगा रखा है और एक एनआईसी कार्ड अगर आपने यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि क्या हम अपने कंपनी के जो आईटी के रिसोर्सेस हैं, क्या उनको हम एक एक तरीके से यूज कर रहे हैं या उनको हम ऐसे ही बेस्ड कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि इस एप्लीकेशन को एवरी टाइम, इस एप्लीकेशन की मैं अगर आपसे बात करूं तो इस एप्लीकेशन को एवरी टाइम 8 GB ऑफ रैम, 500 GB ऑफ स्टोरेज, 1 CPU एंड आपका 1 NIC कार्ड, यानी कि ये 100% रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे, राइट। तो हमने क्या बोला कि यार जब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ वी कैन सेव द कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, सीपीयू हमें सेव करना है, रैम हमें सेव करना है, एनआईसी नेटवर्क हमें सेव करना है, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि अगर ये सर्वर 3 एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली चला सकता है, so rather than installing single application on single server, why we can not install multiple application on single server, that was my requirement, ठीक है। तो इस चीज का सॉल्यूशन, अगर आपसे अगर कोई बोलता है, आपने एक अपना लैपटॉप परचेस किया, तो कोई भी इस चीज का आंसर कर सकता है, और उस लैपटॉप में आपसे बोला गया कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करके दे दो, कैन यू इंस्टॉल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंगल लैपटॉप? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। वी कैन इजिली इंस्टॉल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इन अस। गाइस, चैट में कोई भी टाइप ना करे, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर द चैट्स, ठीक है। जिसको आंसर करना है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, सेशन विल बी इंटरेक्टिव, राइट। तो एक लैपटॉप पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने इंस्टॉल करने हैं, तो जनरली हम लोग इस चीज को बोलते हैं डुअल बूट, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बना दिया, राइट। डुअल बूट का मतलब क्या हो गया कि साइमल्टेनियसली आपने बोला कि इस सिंगल मशीन पे मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रन करना चाहता हूं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहता हूं क्या, लिनक्स रन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अगर आपके पास 500 GB का स्टोरेज एक लैपटॉप में लगा है, तो आप बोलते क्या है, 250 GB में मैं विंडोज इंस्टॉल कर दूंगा और 250 GB में मैं लिनक्स इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर में सपोर्टेड था कि साइमल्टेनियसली वी कैन रन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन सिंगल लैपटॉप या सिंगल सर्वर या सिंगल हार्डवेयर। बट आपसे थोड़ा सा आगे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं कि क्या साइमल्टेनियसली आप दोनों सिस्टम्स को अप कर सकते हैं, दोनों ओएस को? नहीं, No, नहीं कर नहीं सकते। नहीं सर, नहीं सर। at the time साइमल्टेनियसली वी हैव द लिमिटेशन, इधर वी कैन रन विद द विंडोज और Linux लिनक्स। अब only यहाँ one yeah. इसका एक आंसर मेरे को अगर देना था कि इस चीज को मेरे को सॉल्व करना है, अभी तो पता है 2 मशीन का मैं आपसे बोल रहा हूँ। लेट सपोज कंपनीज में वी हैव द n नंबर थाउजेंड ऑफ सर्वर्स रनिंग साइमल्टेनियसली। अब वहां पे हम अगर ऐसे हार्डवेयर को अपना रिजर्व करेंगे, एक हार्डवेयर 2 मशीन, हम चाहते क्या है, एक सिंगल हार्डवेयर पे इफ वी हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेस अवेलेबल, वी कैन रन मल्टीपल सर्वर्स साइमल्टेनियसली, मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली, मल्टीपल ओएस मशीन साइमल्टेनियसली। इस चीज को हम कैसे, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी आईटी में आया जिसने इस चीज का आंसर किया कि एट अ टाइम यू कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल सर्वर्स ओवर द सिंगल हार्डवेयर? वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर। वर्चुअलाइजेशन, राइट। तो इस चीज को मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना था आपसे कि एक टेक्नोलॉजी मार्केट में आया जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। आजकल ना आपने लोगों से सुना भी होगा, मार्केट में सब लोग ये बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने से वर्चुअलाइजेशन आपका मार्केट से चला गया बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? No, Still there. still there. मैं ये समझता हूँ वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग आने से वर्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो गया है, बड़ी है, घटी नहीं है। राइट। क्योंकि आज भी क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा बैकएंड हमारा क्या है, वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि हमें कभी भी, अगर आप एजोर या माइक्रोसॉफ्ट के पास जाते हैं, आपने बोला उनसे कि इस कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्वर मेरे को दे दो, तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको डेडिकेट हार्डवेयर नहीं देता। वो क्या बोलते हैं आपसे, हमने एक
लेयर आपको रेडी करके दिया है वर्चुअलाइजेशन का, और वो लेयर क्या कहता है कि हम आपको जो रिसोर्सेस दे रहे हैं ना वो शेयर रिसोर्सेस हैं, आपको भी वहीं से देंगे हम जितने रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, और कोई कस्टमर आएगा उसको भी हम वहीं से देने वाले हैं। आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें हमने एक सर्वर खरीदा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का और वो सर्वर अपने डेटा सेंटर में लगा के उसको ऑनलाइन करके आपको उसका आईपी दिया और आप उसको लॉगिन करके अपना काम करने लगे। नहीं, आईपी देंगे हम आपको, जितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं वो भी देंगे, जितना रैम चाहिए, जितना सीपीयू चाहिए, जितना स्टोरेज चाहिए, जितना नेटवर्क चाहिए, सब कुछ देंगे। लेकिन अगर आप ये बात करें कि डेडिकेट आपको दे दें तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि अगर आपको साइमल्टेनियसली सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल मशीन्स को अगर रन करना है, so we have the capability or utility to run the multiple OS machine over the single hardware, right? तो वर्चुअलाइजेशन अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन टू रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टीपल मशीन्स ओवर द सिंगल हार्डवेयर, बट वर्चुअलाइजेशन ने हमको दिया क्या? एक तो सबसे पहले हमने रिसोर्सेस को क्या किया? सेव। अननेसेसरी हम रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं कर रहे हैं व्हेन वी आर रनिंग विद द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वर्चुअलाइजेशन तो टेक्नोलॉजी का नाम हो गया, राइट। वर्चुअलाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, कोई अलग से प्रोग्राम नहीं होता, कोई अलग से पैच नहीं होता, कोई आरपीएम नहीं होता, इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी नेम। नाउ मार्केट में कौन कौन से ऐसे वेंडर्स हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराते हैं? जैसे आपसे मैं अगर एक चीज बोलता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में कोई प्रोग्राम थोड़ी है, अपने आप में कोई एक तरीके से ओएस को डिजाइन कौन करता है, प्रोवाइड कौन करता है? कोई भी एक कंपनी, राइट। जैसे कि रेडेट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, लिनक्स आरएचएल आप जिसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अपना देता है, विंडोज आप जिसको बोलते हैं, तो एक्स वाई जेड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल वाले देते हैं। तो ऐसे एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में देते हैं, और सबका काम क्या है? सबका काम क्या है? ओएस के फीचर्स को अवेलेबल कराना। विंडोज के अपने फीचर्स हैं, लिनक्स के अपने फीचर्स हैं, मैक वालों के अपने फीचर्स हैं, लेकिन काम सबका वही है। यूजर विल लॉग इन, यूजर अपने प्रोग्राम्स करेगा, टास्क करेगा, कोई एप्लीकेशन चलाएगा, कोई डेटाबेस इंस्टॉल करेगा, बट एटलीस्ट डेटाबेस हमें चलाना है तो वी रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या कहता है? अगर आप बेस हार्डवेयर को अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिंगल सर्वर के ऊपर मल्टीपल मशीन मेरे चलें, तो इसको ना नेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन भी आप बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई प्लगइन, ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि आपके मल्टीपल मशीन्स को साइमल्टेनियसली रन कर दे। डू वी हैव एनी प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ? No. नो, एब्सोल्युटली नो। अब हमने बोला कि यार इस चीज को हम अगर करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनीज में इट्स इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वन मशीन फॉर वन एप्लीकेशन। सर सर्वर ओएस में होता है हाइपर वी रोल हम इनेबल करके एंड देन वी कैन क्रिएट मल्टीपल वीएम्स। राइट, हाइपर बी जब आप इनेबल करते हैं ना तो वो मशीन का रोल अपने आप में एक हाइपरवाइजर का हो जाता है। विंडोज में जो हाइपर वी आप रोल का बोल रहे हैं, राइट। तो वो मशीन फिर हम ओएस नहीं बोलते उसको, यू आर एडिशनली इनेबलिंग दैट फीचर, Yes. और वो राइट। हाइपर वी भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अभी बेयर उसकी मैं मेटल। आपसे बात करने अच्छा। वाला हूँ, ठीक है। ओके। तो मार्केट में कौन कौन से वेंडर्स अवेलेबल हैं जो जो कि हमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराते हैं? सबसे पॉपुलर वेंडर का नाम आपने सुना होगा, VMware, राइट। सबसे ज्यादा जो मार्केट में हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो VMware का है, दिस इज द लीड कॉम्पिटिटर इन मार्केट। और फिर आपके एन नंबर ऑफ हैं, जैसे रेड हैट वाले भी अपना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी देते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी देते हैं। फोर्थ आपका सिट्रिक्स। तो सिट्रिक्स आपका सबसे पहला कंपनी था जिसने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो इनके जो हाइपरवाइजर का जो नाम होता है, एक्चुअल में जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि शेयर रिसोर्सेज हमें कौन इनेबल करके देता है, दैट इज द प्रोग्राम और लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं हाइपरवाइजर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप
वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को कितने तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या आप अपने हार्डवेयर को कितने तरीके से शेयर कर सकते हैं, तो उसी चीज को हम बोलते हैं टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। जेन और माइक्रोसॉफ्ट वाले इस चीज को क्या बोलते हैं? Hyper-V. हाइपर बी। रेडिट वाले क्या बोलते हैं इस चीज को? केवीएम। और वीएमवेयर वाले इस चीज को क्या बोलते हैं? ESXi. ESXi। सर VMware वर्कस्टेशन भी एक होता है ना सर, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलग से दैट इज एप्लीकेशन नॉट हाइपरवाइजर। ओके VMware वर्कस्टेशन इज द एप्लीकेशन नेम। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, दे थिंक VMware वर्कस्टेशन इज हाइपरवाइजर प्रोवाइडेड बाय VMware। नो। ओके सर। सर रेड हैट का क्या पता है आपने विजुअलाइजेशन में? रेडिट वाले अपने हाइपरवाइजर को बोलते हैं KVM। कि तो ओके वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली हम OS इंस्टॉल नहीं करते, राइट? जो आपके हार्डवेयर को जो वर्चुअलाइज करता है, एक्चुअली पहले वर्चुअलाइजेशन से पहले वर्चुअलाइज कीवर्ड का मतलब क्या है आपका? मतलब वर्चुअलाइज का मतलब ये होता है शेयर रिसोर्सेस, या आप ऐसा बोल सकते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है फिर भी हम ऐसा फील करते हैं उसको हम अपने पास रख के ही यूज कर रहे हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट इज ऑन रिमोट साइट। जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप बोलते हैं, आप सर्वर भी लॉग इन करते हैं, कमांड्स भी चला पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिलता है, बट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इन योर डेटा सेंटर, that is somewhere from the remote location, but by using the public IP or by using the private IP you are able to access that server, और वो आपको ऐसा लगता है कि this is located in my data center only, right? तो सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए दो तरीके आपके पास हैं अवेलेबल। ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन? देखो, सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन का टाइप अगर आप मेरे से पूछते हैं तो जैसे कि अभी किसी ने बताया था, वर्चुअलाइजेशन जनरली हमारे पास होता है दो टाइप का, टाइप वन, और इसको हम बोलते हैं सेकंड को क्या? टाइप टू। टाइप वन को हम, आपने देखा होगा कहीं कहीं डॉक्यूमेंटेशन में, इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेयर मेटल। ठीक है। और टाइप टू को हम लोग बोलते हैं क्या? ओएस वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। यानी कि आप अपने हार्डवेयर को दो तरीके से वर्चुअलाइज कर सकते हो, उसी का मीनिंग होता है टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। या तो वेयर मेटल एक तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है आपका? ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। वेयर मेटल में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले वी परचेज वन सर्वर, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का। तो सर्वर्स की अगर आप बात करें तो कोई मेरे को बता सकता है डेटा सेंटर में सर्वर्स के टाइप क्या होते हैं? कितने टाइप के सर्वर्स होते हैं हमारे पास? Hour होता है, rack mount होता है. देखो, एक जो सर्वर्स होते हैं हमारे स्टैंड अलोन सर्वर्स होते हैं, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, अभी भी हम स्टैंड अलोन यूज करते हैं, बट दे विल बी एब्सोल्यूट आफ्टर सम टाइम। ठीक है। Yes. Blade servers. जो मेनली हम कंपनीज में यूज करते हैं, या तो ब्लेड सर्वर्स या फिर रैक Rack माउंट mounted. सर्वर्स। ठीक है। क्योंकि इन तीनों सर्वर्स में जो डिफरेंस होता है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन का होता है बस। दिखने का थोड़ा शेप सबका अलग है। स्टैंड अलोन सर्वर आपके सीपीयू की तरह होते हैं। ब्लेड सर्वर और रैक माउंट का शेप बिल्कुल सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बट इनको ना एक अलमीरा की तरह तरीके से आप एक चेसिस में क्या कर सकते हैं? माउंट कर सकते हैं बस। एक जो ड्रॉर आपके टेबल का होता है उसकी तरह शेप होता है इसका, आप जैक इन जैक आउट आराम से इनको इजीली कर सकते हैं। तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा है, रिलायबल भी है। ठीक है। तो कंपनीज अपने डेटा सेंटर में जो यूज करते हैं ज्यादातर ब्लेड सर्वर्स को या रैक माउंट सर्वर्स को। सपोज करो आपने क्या किया, एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का ब्लेड सर्वर आपने परचेस किया, और इस ब्लेड सर्वर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? हाइपरवाइजर में। यानी कि इस बेस हार्डवेयर पे डायरेक्टली आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कौन सा हाइपरवाइजर? और हाइपरवाइजर होता क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो हाइपरवाइजर इज अ लेयर टू इंटरेक्ट यूजर विद द हार्डवेयर।
या आप ऐसा बोल सकते हैं हाइपरवाइजर जस्ट प्रोवाइडिंग द वर्चुअलाइजेशन लेयर फॉर द यूजर। ठीक है, क्लियर है सबको? अब हाइपरवाइजर हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे? यू कैन इंस्टॉल जैन हाइपरवाइजर, हाइपर वी, केवीएम, ESXi। लेट सपोज आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया आपने? ESXi। अब देखो आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होना कि यार ये ESXi होता क्या है, जैसे विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो विंडोज आप पहले हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हो तभी आप उस मशीन को यूज कर पाते हैं, राइट? ऐसे ही लेकिन विंडोज में रिसोर्सेज को शेयर करने का, यानी कि विंडोज के अंदर एक और विंडोज आप नहीं चला सकते बाय डिफॉल्ट। विंडोज में ऐसा इटसेल्फ कोई ऐसा फीचर नहीं है कि आपको नेस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके मिल जाए। तो हमें नेस्टेड मशीन्स चाहिए, जैसे एक हार्डवेयर पे मल्टीपल मशीन हम रन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअलाइज अपने हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते हैं। और वर्चुअलाइज करने के तरीके हैं दो, वेयर मेटल और टाइप 2। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेयर मेटल। वेयर मेटल में हम लोग क्या करते हैं, पहले हार्डवेयर पे एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। अब इस हाइपरवाइजर के बाद छोटे छोटे VMs आप यहाँ पे आराम से क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब इन मशीन्स में चाहे आप विंडोज इंस्टॉल कर दो, यहाँ पे RHEL इंस्टॉल कर दो, यहाँ उबंटू रन कर दो, जो आपको रन करना है वो आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंस्टॉलेशन को हम बोलते हैं वेयर मेटल। यानी कि वर्चुअलाइजेशन जब मार्केट में नहीं था तब हम लोग एक सिंगल हार्डवेयर पे सिंगल मशीन रन कर पा रहे थे और सिंगल एप्लीकेशन हमारा चल रहा था। लेकिन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आया तो इसने क्या किया, सिंगल हार्डवेयर पे नाउ वी कैन रन हाउ मेनी मशीन्स? मैंने तो 3 मशीन यहाँ ड्रॉ किए हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बेस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कितने रिसोर्सेस आपके पास इस हार्डवेयर में अवेलेबल थे, उतने ही रिसोर्सेस आप क्या कर सकते हैं, इन मशीन्स को प्रोविजन आप कर सकते हैं। ये यहां तक क्लियर? किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर ये कभी लाइव एग्जांपल दिखा सकते हैं, जैसे किसी सर्वर पे हम ESXi इंस्टॉल करके कैसे उस पे VMs बनाते हैं? VMware का एक ट्रेनिंग होता है, सर आप YouTube पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल ESXi, राइट? ओके। और उस पे VMs बनाने तरीका बड़ा इजी है। जैसे हम एक लिनक्स इंस्टॉल करते हैं ना, हम्म। सेम ESXi को भी इंस्टॉल करने का तरीका वही है। ओके। आपको पूछेगा कि आप लोकल डिस्क से बूट करना चाहते हैं, नेटवर्क से बूट करना चाहते हैं, तो आप जो भी पेन ड्राइव से अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो पेन ड्राइव आप चूज कर लो ऑप्शन। इसके बाद इसका इंस्टॉलेशन का तरीका वही है, एक यूजर बनाना होगा, पार्टीशंस बनाने होंगे, स्टोरेज देना पड़ेगा, सारी चीजें सेम है आपकी। जैसे एक OS को इंस्टॉल करते हैं सेम हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है सर। राइट? अब मेरा एक क्वेश्चन है श्याम हाँ जी, सॉरी श्याम सर, हाँ जी, मैं अनिस बोल रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। इसमें मैं विंडो वेस्ट पे काम किया है, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं हाइपर वी यूज करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं हिटाची में कंट्री काम कर रहा हूँ। हम्म। और ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5 होता है, जो हाइपर वी में विंडो वेस्ट में शायद मैक्सिमम 5 हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखो अगर उस प्लगइन का पता है, ये लाइसेंस बेस होता है, राइट? हाँ, जब आप मैं विंडोज का डिफॉल्ट की बात लाइसेंस, कर रहा हूँ सर, डिफॉल्ट विदाउट लाइसेंसिंग की मेरे ख्याल से 5 है माइक्रोसॉफ्ट में, वो इसमें 5 सपोर्ट करता है सर्वर लाइसेंस पे अगर आप लेते हैं तो। नहीं, स्टैंडर्ड एडिशन में 5 से कम है। स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर 2 एक बार एडिशन है नहीं, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट के। 5 है, देखो 5 है, 5 हमने किया हुआ है, हमने माइक्रोसॉफ्ट में भी बात किया था, लेकिन उन्होंने बोला 5 कर सकते हो आप। देखो हम लोग अनीस यहाँ पे ना, हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की कोर बात नहीं करेंगे हम, ठीक है? हमें कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना है, कितना हम रन कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट का फीचर है, राइट? हाँ, मतलब यही मैं जानना चाहता था कि 5 ही है या मतलब जैसे आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट। वी कैन एक्सटेंड इट, ओके। इट्स नॉट द लिमिट, लाइक वी कैन हैव ओनली मैक्सिमम 5 VMs। मैंने हाँ, कंपनीज में देखा है एक एक हाइपरवाइजर पे हम लोग चाहे तो 30 40 50 VMs रन कर सकते हैं। ओके, मतलब उसके लिए हमें एडिशनल लाइसेंस अगर कर दें तो हम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर राइट, सकते राइट। हैं। ठीक ठीक है, है, यही कंसर्न था मेरा। थैंक यू वेरी मच। तो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन की मैं आपसे बात करता हूं, तो टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है आपसे
क्योंकि जिन लोगों को ये चीज समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो वो टेंशन न लें, ठीक है, क्योंकि हम इनका पूरे कोर्स में आगे कहीं पे बात नहीं करने वाले हैं। क्योंकि मेरे को थोड़ा ना आपको इवोल्यूशन बताना था कि आईटी कहाँ से था और कहाँ से चल के अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बैकएंड वर्चुअलाइजेशन है। मैंने ये जो वीएम्स आपको यहाँ के बना के दिए हैं, इन वीएम्स को जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं ना, वो कहाँ से मिल रहे हैं? हमको यहाँ से ये रिसोर्सेस प्रोविजन हो रहे हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? वी रिक्वायर्ड रैम, सीपीयू, स्टोरेज। एटलीस्ट एक मशीन आपको चलाना है तो तीन चीजें तो रिक्वायर्ड है ही आपके लिए। नेटवर्क इज ऑप्शनल। जब भी आपको आईपी कनेक्टिविटी चाहिए, देन यू रिक्वायर्ड नेटवर्क इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो रिसोर्सेस हमारे प्रोविजन हो रहे हैं, इस हार्डवेयर से ही हो रहे हैं। लेकिन हम रिसोर्सेस कितने प्रोविजन कर रहे हैं? जितना इन बीएम्स को रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी रिसोर्सेस हम यहाँ से इस मशीन से इन वीएम्स को प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहता भी यही है कि आप रिसोर्सेस को, अगर अपने हार्डवेयर रिसोर्सेस को अगर सेव करना चाहते हैं, एफिशिएंटली उनको यूज करना चाहते हैं, तो यू विल नीड टू इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट इन योर डेटा सेंटर। टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है? सपोज करो आपने बोला कि मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले यहां बेस मशीन पे मैं इंस्टॉल कर देता हूं क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट सपोज आपने यहां पे इंस्टॉल कर दिया क्या? विंडोज, ठीक है। इस विंडोज के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से हम चाहें तो इस विंडोज के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? VMware वर्क स्टेशन। तो जो स्टूडेंट्स लिनक्स वगैरह का ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं ना, आपसे बोलते हैं कि आप ऑलरेडी लैपटॉप में आपके विंडो पड़ा हुआ है, आप ऐसा करना, एक VMware वर्क स्टेशन सॉफ्टवेयर मेरे से ले जाना, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? फिर जो छोटे छोटे वीएम्स, जो वीएम्स आपको चलाने, एक या दो या तीन, आप फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन मशीन्स को रन करोगे। बट ये जो रिकमेंडेशन है ना, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंपनीज में जो हम हमेशा यूज करते हैं वो कौन सा इंस्टॉलेशन? वेयर मेटल। तो अब आप ना थोड़ा सा, ये हमारे टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इतना ही है इसमें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको AWS से इस चीज को कनेक्ट करता हूं, तो AWS ने भी क्या कर रखा है, या फिर एजोर से कनेक्ट करता हूं, तो एजोर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने किसी लोकेशन पे डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं, और डेटा सेंटर में क्या कर रखा है, उन्होंने ऐसे ही सर्वर्स लगा रखे हैं, जिनको आप ब्लेड सर्वर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखे हैं, हाइपरवाइजर्स अपने इंस्टॉल कर रखे हैं। जैसे ये हाइपरवाइजर 1 हो गया, और ये हाइपरवाइजर आपका हो गया 2, और ये आपका हाइपरवाइजर 3, और दिस इज योर हाइपरवाइजर 4। तो एजोर वाले क्या बोलते हैं आपसे, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि अगर आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है ना, तो बैकएंड में मैंने जो ये वाला जो लेयर है ना, जहां पे आपके मशीन्स एग्जैक्टली रन होंगे, ये लेयर मैंने ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले रखा है, और ये सब कुछ मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। आप लोग क्या करना, जाके मेरे को बताना कि कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी रिसोर्सेस आपको चाहिए। मैं आपके वीएम्स को ऐसे प्रोविजन करना स्टार्ट कर देता हूं जहां पे मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ये चीज क्लियर है ना? सर एक बार दोबारा बताइए प्लीज। जैसे अभी ना, जिसको समझ में ना आए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट ज्यादातर समझ में नहीं आता जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं एक दो, ठीक है। तो आज और कल की क्लास में हम लोग थ्योरी ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा ना वो प्रैक्टिकल होगा, बट ये थ्योरी समझना भी बहुत जरूरी है। AWS के या एजोर के डेटा सेंटर्स की मैं आपसे बात कर रहा था, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर जितने भी मार्केट में हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपने डेटा सेंटर में अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर लगा रखे हैं, क्योंकि क्लाइंट को उन्होंने सर्विसेज देने हैं। और डेटा सेंटर में उन्होंने क्या कर रखा है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, फायरवॉल्स एक जगह सेंट्रलाइज करे और उनको पहले वर्चुअलाइज किया।
वर्चुअलाइज करने के लिए वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, उन्होंने हाइपरवाइजर्स को सर्वर्स पे इंस्टॉल किया, जो ब्लेड सर्वर्स उन्होंने अपने डेटा सेंटर में लगा रखे हैं, और इन ब्लेड सर्वर्स को यूज करके ही हमको वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोविजन करके देते हैं। जैसे आपने बोला, माइक्रोसॉफ्ट के पास आप गए, आपने बोला कि मेरे को एक 2048 MB का रैम और जो स्टोरेज मेरे को चाहिए 100 GB का, मेरे को एक स्टोरेज चाहिए, और एक वर्चुअल NIC कार्ड चाहिए, और एक वर्चुअल मेरे को CPU चाहिए। अब आप थोड़ा सा मेरे को एक चीज बताओ, चलो कोई भी आप मेरे को, कोई भी आप इस चीज का आंसर जरूर करना, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी देखना है मेरे को। एज अ कस्टमर आप माइक्रोसॉफ्ट के पास गए, आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि इस कॉन्फ़िगरेशन का मेरे को एक सर्वर चाहिए और उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को रन करना है, तो क्या एजोर वाले या माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको डेडिकेट हार्डवेयर देंगे, या फिर आपके इस सर्वर को एज अ वर्चुअल मशीन रन करेंगे वो? वर्चुअल मशीन। एज ए वर्चुअल मशीन देंगे। सबका आंसर यही Virtual होना चाहिए machine. कि यार वो लोग हमको एक अलग से हार्डवेयर डेडिकेट नहीं देंगे, Right. वो हमसे बोलेंगे कि हम लोगों ने डेटा सेंटर में सर्वर जो वर्चुअलाइजेशन का लेयर है ना, वो ऑलरेडी हमने रेडी कर रखा है, आपके मशीन को हम बेस हार्डवेयर से ही कुछ रिसोर्सेज जितने आपको रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोविजन हम कर देते हैं बस। ठीक है, तो आपको ओवरऑल जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक मशीन आपको मिल रहा है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि यार ये मशीन जब हमें उनके डेटा सेंटर से मिल रहा है, तो इस मशीन को चलाने के लिए भी तो हमें एक बेस प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? ये मशीन चलेगा कहां पे? जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी रेडी है, हम अपने डेटा सेंटर में आपके मशीन्स को बस क्या कर देते हैं, प्रोविजन करके आपको दे देते हैं। बट एज अ यूजर अगर मैं इसको सोचता हूं थोड़ा अंदर जाके कि यार ये मेरा मशीन एक्चुअल में चलता कहां पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेयर VMs रनिंग एग्जैक्टली? On Microsoft Cloud, ऑन हाइपरवाइजर्स, नॉट hypervisor. नॉट Right. क्लाउड, ऑन हाइपरवाइजर्स। हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर्स को आपने देखा होगा, बहुत लोग कंप्यूट भी बोलते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी में हाइपरवाइजर्स को हम कंप्यूट बोलते हैं। अगर मैं आपसे कंप्यूट कीवर्ड यूज करूँ ना, तो आप समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर एग्जैक्टली होस्टिंग और रनिंग योर VMs। क्लाउड में जब भी जाके आप अपने सर्वर्स को बिल्ड करोगे, उन सर्वर्स को जो होस्ट करता है उनके लिए रिसोर्सेज जो प्रोविजन करता है, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ यू रिक्वायर्ड CPU, यू रिक्वायर्ड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यू रिक्वायर्ड स्टोरेज, you required n number of resources we required to run my application server। तो उनको जो रिसोर्सेज दे रहा, कौन दे रहा है? वो हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर को ही हम कंप्यूट बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा हम नोड कीवर्ड भी यूज करते हैं। योर नोड इज ऑल्सो हाइपरवाइजर एंड योर कंप्यूट इज ऑल्सो योर हाइपरवाइजर। ठीक है, इसके बाद वर्चुअलाइजेशन के बाद अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सर श्याम सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी वर्क स्टेशन बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन पे चल रही हैं, यूजरों को दिया जा रहा है कि वर्चुअलाइजेशन वर्क स्टेशन पे आप काम कीजिए, सिर्फ एक मॉनिटर लगा के, करेक्ट? वो जो होता है वो ये इस पे टाइप 1 जो वर्चुअलाइजेशन आपने बताया हाइपर बेयर मेटल पे होता है या ओएस वर्चुअलाइजेशन पे होता है? कंपनीज में हमेशा हम लोग यूज करते हैं वेयर मेटल। बेयर मेटल सर। टाइप 2 इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि टाइप 2 में आप लोगों ने ये नहीं क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे तो रिसोर्सेज और हम अपने बेस्ड कर रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या कहता है, मैं रिसोर्सेज को सेव करता हूँ ना कि बेस्ड करता हूँ। आप अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ रिसोर्सेज तो इस ओएस को भी चाहिए होंगे, राइट? ओएस को भी तो कुछ चाहिए, अमाउंट ऑफ CPU, रैम, नेटवर्क, इसको भी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ हमें इस एप्लीकेशन को चाहिए। बिल्कुल। फिर तब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मशीन्स बना पा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है ना आपका टाइप 2, दिस इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको मल्टीपल मशीन्स चाहिए एक विंडोज मशीन के अंदर,
तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके टॉप पे आप ये छोटे छोटे VMs आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने एक सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। वेयर मेटल में क्या हो गया, हम कोई भी OS रेडी नहीं कर रहे, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हाइपरवाइजर डाल रहे हैं। और हाइपरवाइजर भी ना खुद में ये कहता है कि जितने रिसोर्सेस आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हो ना, उतने रिसोर्सेस इस हाइपरवाइजर को नहीं चाहिए। हाइपरवाइजर क्या कहता है कि मैं तो एक प्लगइन आपको दे रहा हूं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का, बस, जिसको आप BT बोलते हैं। और OS क्या कहता है, वो प्लगइन मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन टू इनेबल दिस फीचर एज अ एड ऑन प्लगइन, राइट। सर जैसे रिक्वायरमेंट बताई आपने, जैसे मशीन की रैम, हार्ड डिस्क और NIC और CPU, तो ये सारी रिक्वायरमेंट मतलब एक H1 से ही हो सकती हैं, इसके लिए मतलब अलग अलग हाइपरवाइजर से रिसोर्सेज ऑल हाइपरवाइजर्स आर वर्किंग एज अ पूल। अगर मैंने यहाँ पे बोला ना कि इस हाइपरवाइजर में लेट सपोज 200 GB रैम लगा है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये हार्डवेयर जिस पे मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया था उसमें 200 GB रैम था। सो ईच हाइपरवाइजर हैज 200 GB रैम। और इसको एज अ पूल अगर मैं बोलता हूं ना, तो AWS वाले क्या बोलते हैं, इसको एज अ पूल ट्रीट करते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास कितना रैम अभी अवेलेबल है, ये 800 हो जाएगा। 800 GB। तो अगर मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड प्रोवाइडर अगर सोचता हूं ना, तो मैं एक डेटा सेंटर में जब तक मेरे पास इतना रैम अवेलेबल है, जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया SCL करके, SCL कंपनी ने बोला मेरे को 100 सर्वर्स चाहिए और हर एक सर्वर में 2 GB का रैम मेरे को चाहिए। सो हाउ मच रैम आई हैव टू रिजर्व फॉर द SCL, 200 GB। अब आप ऐसा मान के ना चलें कि 200 GB रैम SCL को अगर मेरे को देना है, तो मैं पहले ऐसे करूंगा, हाइपरवाइजर 1 पे करूंगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ऐसा नहीं होता वर्चुअलाइजेशन में। यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेस, क्योंकि ये शेयर रिसोर्सेस में काम करते हैं, हमें हाइपरवाइजर्स के यूटिलाइजेशन को भी बैलेंस रख के चलना है। ऐसा ना हो जाए एक हाइपरवाइजर पे तो 100 GB यूटिलाइजेशन पहुंच जाए और एक पे हमारा 20 GB है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वली पार्शियली सब लोग क्या करते हैं, ये जो अपना एक तरीके से VMs को जो रन करते हैं ना, सब इक्वली लोड शेयर करते हैं। हो सकता है SCL के 100 सर्वर्स में से 20 सर्वर्स आपके इस हाइपरवाइजर पे चल रहे हो, 20 सर्वर्स आपके यहाँ चल रहे हो, 20 सर्वर्स आपके यहाँ पे हो, और 30 के आसपास आपके सर्वर्स यहाँ पे हो, राइट। तो इक्वली, यानी कि अमाउंट ऑफ लोड जो होगा ना, वो इक्वली शेयर होगा पूरा, ठीक है। ठीक है सर। Hi Sham, my name is Sumit and I have a question. यस प्लीज। So, like we have Azure data center and we have the hypervisor H1, H2, H3 and H4. यस, So, which virtualization technology we are using here to virtualize these hypervisors? देखो एग्जैक्टली कंपनीज ना, जैसे मैं अगर आपसे AWS की भी बात करता हूँ ना, तो Mhm. ऑफिशियली वो लोग बोलते हैं हम जैन हाइपरवाइजर्स को यूज करते हैं, So राइट। it kind be a Citrix, right? सिट्रिक्स, यस। बट Okay. हर एक कंपनी ना, उनके ना वर्कलोड्स डिवाइडेड हैं। आप एग्जैक्टली एक नाम मैं आपको नहीं बता सकता। अब माइक्रोसॉफ्ट तो ये कहता है कि हमारे पास खुद का हाइपरवाइजर है अपना, हाइपर भी, Okay. तो वो लोग किसी दूसरे का यूज नहीं करेंगे, राइट। Right. बट माइक्रोसॉफ्ट ने किसी किसी डेटा सेंटर में अपने ESXi सर्वर्स को भी लगा रखा है, जैन हाइपरवाइजर्स को भी लगा रखा है। ओवरऑल आप ये नहीं बोल सकते कि एजोर वाले कौन सा हाइपरवाइजर यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हाइपर बी हैज द सम लिमिटेशंस, सेम ESXi में हो सकता है वो लिमिटेशन आपका ना हो, ESXi में वो फीचर आपका अवेलेबल हो, राइट। हम विंडोज यूज क्यों करते हैं, बिकॉज विंडोज इज यूजर फेमिलियर, right, easily we can run any software, we can work with the GUI interface। अब सेम चीज हम बोलते हैं सर्वर के लिए हम विंडोज क्यों नहीं यूज करते हैं,
because Windows has some limitations, like we cannot do the multitask, we cannot work simultaneously with multiple users, right? So that और open source नहीं है सबसे बड़ा difference. तो कंपनी क्या देखता है, ओवरऑल फीचर्स को देखता है, उसका कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? Okay. मैं आपसे बोलूं कि आपको हाइपरवाइजर चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि यार मेरे को कॉस्ट बताओ, इसका पैसा कितना लोगे आप लाइसेंस का, राइट? एज अ यूजर आप यही तो बोलोगे. Mhm. ऐसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि सर क्लाउड कंप्यूटिंग तो सब लोग प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, amazon भी दे रहा है, गूगल भी दे रहा है, oracle भी दे रहा है, VMware भी दे रहा है, रैक स्पेस भी दे रहा है, राइट? अब मेरे को कौन सा यूज करना है? आप सबसे पहला क्वेश्चन करते हो कि टेल मी द फीचर्स एंड कॉस्ट. Right. What is your service availability, what is your reliability, what is your flexibility, what are the features. तो अगर मेरे को आपके फीचर अच्छे लगे, आपके कॉस्ट को लेके मैं सेटिस्फाई हूँ, आपके सर्विस एग्रीमेंट को लेके सेटिस्फाई हूँ, तो मैं एजोर भी ले सकता हूँ, AWS भी ले सकता हूँ, गूगल भी ले सकता हूँ, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट कि वो लोग क्या रन करना चाहते हैं, क्या सॉफ्टवेयर उनका है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो आपको क्लाउड प्रोवाइडर फुलफिल करके दे रहा है, तो आप ऑफ कोर्स उसको ही आप यूज करने वाले हो, ठीक है? सो हाइपरवाइजर्स की भी मेरे से आप बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हाइपर वी ही वो लोग यूज करते हैं ज्यादातर, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. सम यूज केसेस में वो लोग हाइपर वी को यूज नहीं करते हैं. Okay, can we do some research on this part and can you give me this answer tomorrow? I mean, कौन सा मतलब, आपको डेडिकेटली कौन सा काम के लिए हम हाइपर वी यूज करते हैं? no, Hyper-V is fine. Means which type of virtualization we are using in Azure. एजोर वी आर यूजिंग In बेयर मेटल. bare metal is fine. Bare metal is a layer where we install hypervisors, right? राइट. But my question is, on the Azure part, we have a layer where we have installed hypervisor H1, H2, H3, and H4, right? राइट. So here, which type of virtualization they are using to pool the resources? Like we have 8 GB of RAM. These are in the pool. We can use VMware, right, for the resource pooling. So here, which type of virtualization we are using, Microsoft has the on hypervisors, we call it hyper v, right? so they are using hyper v by default. Okay. Okay. Yeah. एंड AWS की बात करते हैं तो वो लोग Zen hypervisors, और उनके Amazon जो है ना खुद का एक HBM करके उनका सॉल्यूशन आता है, Mhm. वो भी यूज करते हैं. तो ओवरऑल आपको ना ऐसे आंसर नहीं करना है इस चीज का. अगर आपसे कोई आंसर, कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि विच हाइपरवाइजर एजोर इज यूजिंग एग्जैक्टली, तो आंसर आपको हाइपर भी करना है. बट फॉर सम वर्क दे आर यूजिंग Zen hypervisors as well, they are using ESXi servers as well, Okay. राइट? बट रेशियो की अगर आप बात करते हैं तो मोर ऑन दे आर यूजिंग द हाइपर वी. Okay. Yeah. ओके. एंड हाइपर वी भी यूज करने का ना एक उनका रीजन है, क्योंकि हमारा जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में जो हाइपरवाइजर आता है ना, जिसके लिए हमें लाइसेंस नहीं लेना, दैट इज ओनली KVM. और इसके रेस्ट ऑफ जितने भी हैं आपका हाइपर वी जो मैंने आपको नाम बताया, और Zen हाइपरवाइजर की मैंने आपसे बात की, और एक और कौन सा था, ESXi, ESXi. ये तीनों ही आपके पेड हैं. इनको आपको एज अ ओपन सोर्स यू विल हैव टू परचेज योर लाइसेंस फर्स्ट. तो हाइपर वी जो है वो लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, सो दे आर नॉट पेइंग एडिशनल कॉस्ट. Yeah, that makes sense. ठीक है. इसके बाद हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अब हमारा पिक्चर में आया, लेकिन आया क्यों वो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में कौन कौन से वेंडर्स हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देते हैं? तो कुछ कॉम्पिटिटर की मैं आपसे बोल देता हूं. तो Amazon इज लीडिंग कॉम्पिटिटर, ठीक है, इनके मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हैं अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की आप बात करते हैं. रीजन बिहाइंड इसका एक ही आंसर है आपका. 2006 में इन लोगों ने स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले. तो पहला रीजन तो ये है कि सबसे पहले ये मार्केट में आए थे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को लेके. इसके बाद इन 2010 माइक्रोसॉफ्ट, इनके क्लाउड का नाम क्या हो गया?
एज्योर, ठीक है, इन 2010। तो दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो एज्योर है, और तीसरे नंबर पे मैं किसी को नंबर नहीं देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि दे हैव इक्वल मार्केट शेयर। जैसे जीसीपी की आप बात करते हैं, या फिर ओरेकल की बात करते हैं आप, या फिर आप बात करते हैं अलीबाबा, अगर आपने सुना हो, बहुत ही इमर्जिंग क्लाउड प्रोवाइडर है ये अलीबाबा, ठीक है। जो Amazon में आपको 100 रुपए में मिलता है, दे आर रेडी टू गिव इन 30 रुपीज, सेम चीज, ठीक है। चाइना का है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू यूज अलीबाबा, एंड वी हैव द VMware आल्सो, ठीक है। और रेडिट का भी आपने सुना होगा, रेडिट भी अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके पब्लिक सॉल्यूशन देते हैं, पब्लिक क्लाउड देते हैं, और कुछ आपके देते हैं क्या, प्राइवेट सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम ये भी सर ये डिस्कस करेंगे कि कौन से VMware और पब्लिक Red है, Hat कौन से के क्लाउड प्राइवेट में है, लगते हैं। राइट। क्या क्वेश्चन आपका? सर ये VMware और Red Hat के क्लाउड का नाम क्या है? ये वी क्लाउड बोलते हैं अपने को, ठीक है, और रेडिट वाले बोलते हैं इसको ओपन स्टैक, ठीक है। IBM का भी है सर अपना कोई क्लाउड का सर? IBM हाइब्रिड क्लाउड भी देता है मार्केट में, फिजिस्टो कुछ ऐसे करके नाम कहीं राइट सुना था, राइट राइट। वो भी है सर? हाँ, देखो, हर एक जो आपका इंटरप्राइज कंपनी है ना, बड़े लेवल का कंपनी जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे नोकिया, एरिक्सन, HCL और इन्फोसिस हो गया, इनके सबके प्राइवेट क्लाउड भी हैं अपने, और ये अपने नाम से ही उसको यूज करते हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है, ओपन स्टैक हमारा जो है वो ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है, राइट। ओपन स्टैक को इन्होंने कस्टमाइज करके अपने नाम से क्लाउड डिप्लॉय कर रखा है, बस दैट्स इट। और उसको नाम दे देते हैं, दिस इज HCL क्लाउड, दिस इज IBM क्लाउड, दिस इज नोकिया क्लाउड, दिस इज एरिक्सन क्लाउड, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो बेस फीचर्स जो इन्होंने यूज कर रखे हैं, सोर्स कोड जिसको आप बोलते हैं, वो ओपन स्टैक का है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता देता हूं जल्दी से। क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आने का रीजन क्या था? कोई मेरे को एक एक सबसे अच्छा आंसर दे कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे पॉपुलर मार्केट में किस चीज ने बनाया। व्हाट वाज द सिंगल फीचर मार्केट में, आईटी में, कंप्यूटिंग, आपने देखा होगा कि इतना इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हर लोग आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, सब कंपनीज में क्लाउड कंप्यूटिंग चलता है इस टाइम। ट्रिपल ए सर सॉल्यूशन, अवेलेबिलिटी और वर्चुअलाइजेशन, तो मेरे दो हैं। आई एम दीज आर द फीचर्स। देखो, ये है सर्विस अवेलेबिलिटी भी है, और आपका जो भी है एक्सेसिबिलिटी, दीज आर द फीचर्स। लाइक पे क्लाउड एज यू कंप्यूटिंग यूज। को सबसे ज्यादा जो स्मार्ट बनाया वो किस चीज ने बनाया? सर ये बनाया As a service, hosted service, we are giving the services, infrastructure as a service or a platform as a service. एक सिंगल फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग का, वी कॉल इट स्केलेबिलिटी। व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी का मतलब सर ये हुआ कि मतलब जब आपकी रिक्वायरमेंट आप रिसोर्सेज इंक्रीज कर लो, जब रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो गई तो आप रिसोर्सेज डिक्रीज कर लो विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ, आई मीन मतलब डेटा सेंटर पे कुछ भी ऑल्टरेशन के बजाय, मतलब राइट, करे बगैर। ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। वेन एवर यू नीड द रिसोर्सेज, यू हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल। वेन एवर यू डोंट नीड द रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को अपने आप से डिक्रीज कर दो। सो इस फीचर को वी कॉल इट स्केलेबिलिटी। बट जब आपको ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर की मैं आपसे बात करता हूं, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द HCL कंपनी। HCL ने क्या किया, अपना एक डेटा सेंटर कहीं पे लगा रखा है, ठीक है। इस डेटा सेंटर में उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन है हमारा जो कि 3 सर्वर्स पे होस्टेड है, लेट सपोज, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम लोग इन तीनों एप्लीकेशन, इन तीनों सर्वर्स पे एक एक वेबसाइट रन करते हैं जिसका नाम है scl.com, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि scl.com, एक एक छोटा सा एक आंसर आपको मैं बस एक सिनेरियो क्लिक करा के फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही लेके चलूंगा, बट ये चीज समझना बहुत अंडरस्टैंड है कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। scl.com क्या करता है, अपना लेट सपोज मार्केट में ई कॉमर्स का बिजनेस ये लोग करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया कि यार हमें ना कुछ बिग मिलियन सेल वगैरह कुछ प्लान करना है, लेट सपोज,
राइट। बिग मिलियन सेल का मतलब क्या हो गया कि इनका जो एप्लीकेशन था ना वो आराम से SCL.com करके इनका वेबसाइट था, एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी था, वहां से यूजर्स SCL.com पे जाते थे, वो अपने ऑर्डर्स वगैरह जो भी उन्हें परचेस करना था वो प्लेस करते थे। तो यहाँ पे ना अगर मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ ना, तो ट्रैफिक इनके पास दो टाइप का था, एक तो नॉर्मल डेज का ट्रैफिक था और एक इनका था ड्यूरिंग द बिग मिलियन सेल ट्रैफिक। SCL ने बोला कि यार जब मेरा नॉर्मल डेज में मेरे एप्लीकेशन पे या सर्वर्स पे जो ट्रैफिक होता है ना, लेट सपोज 200 रिक्वेस्ट इन अ डे मेरे इन सर्वर्स पे ट्रैफिक आता है, राइट। 200 रिक्वेस्ट को, क्योंकि एक सर्वर का ना एक एक लिमिट होता है कि मैक्सिमम कितना ट्रैफिक हम यहाँ पे भेज सकते हैं, मैक्सिमम कितना रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सर्व करा सकते हैं। सब लोग एग्री करते हैं ना, एक सर्वर की कुछ तो लिमिट है ना, मैक्सिमम कितने प्रोसेस को, कितने रिक्वेस्ट को, कितने नेटवर्क ट्रैफिक को एंटरटेन कर सकता है। हार्डवेयर डिपेंडेंट, हार्डवेयर डिपेंडेंसी, वी हैव द सम हार्डवेयर लिमिटेशन, और जिसको आप बोलते हैं लेटेंसी। अगर इससे ज्यादा ट्रैफिक आया तो मेरा वेबसाइट स्लो रेस्पॉन्स करेगा, यूजर विल रेस्पॉन्ड लाइक आई एम अनेबल टू प्लेस द ऑर्डर एंड पेमेंट नहीं हुआ या कुछ भी XYZ। देयर कैन बी द n नंबर ऑफ रीजंस जिससे कि आपका जो वेबसाइट है वो इम्पैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे आपने बोला कि यार मेरे को एक बिग मिलियन सेल प्लान करना है, और लेट सपोज ऐसा कुछ आपने सोचा कि जो सेल जो स्टार्ट होगा 31 ऑफ दिसंबर को मिडनाइट में सेल को स्टार्ट करूंगा, और मेरे को 1 ऑफ जनवरी कितने बजे तक, दिन के 12 बजे तक ये सेल मेरे को लगाना है। और हो सकता है कि जिस दिन सेल मेरा स्टार्ट होगा उस दिन मेरे वेबसाइट पे 1 मिलियन ट्रैफिक आ सकता है, राइट। अब 1 मिलियन ट्रैफिक जब आपके वेबसाइट पे आएगा, सो यू थिंक अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ योर सर्वर्स, कि कितने सर्वर्स आपको चाहिए होंगे इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। आर दीज सर्वर्स सफिशिएंट टू मैनेज योर ट्रैफिक? नो नो, एब्सोल्युटली नो। हम 3 सर्वर से, मैंने बोला कि यार 200 रिक्वेस्ट, या अगर आप ऐसा बोलते हैं कि ईच सर्वर कैन मैनेज मैक्सिमम 100 रिक्वेस्ट, तो मैंने बोला कि ओवरऑल यार मैं 300 रिक्वेस्ट ही इन सर्वर्स पे फॉरवर्ड करा सकता हूं जो कि मेरे डेटा सेंटर में रखे हुए हैं मेरे कंपनी के बिल्डिंग में। लेकिन जब आपको यार जब 1 मिलियन ट्रैफिक, जब सेल वाले दिन इतना ट्रैफिक, इतने यूजर्स लॉगिन आपके वेबसाइट पे करेंगे, तो आपने IT टीम से बोला कि आप ऐसा करो, मेरे को एक प्लानिंग करके दो कितने सर्वर्स मेरे को उस दिन रिक्वायर्ड होगा। तो उन्होंने आपसे मोटा मोटा एक जस्ट बोल दिया कि 100 सर्वर्स एडिशनली हमको चाहिए, ठीक है। तो 100 सर्वर्स जब आपको चाहिए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि इन 100 सर्वर्स को आप एक दिन में ही रेडी कर दोगे। हाँ जी, रेडी करने का मीनिंग है कि आप इन सर्वर्स को जब प्रोडक्शन में लेके आओगे तो आपको पहले इन पे OS का इंस्टॉलेशन भी करना पड़ेगा, इनका केबलिंग भी आपको करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल था वो भी आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपके इस डेटा सेंटर में ये 100 सर्वर्स आपके प्लेस हो पाएंगे। लोड बैलेंसर्स आपको लगाने पड़ेंगे, डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके कितने सर्वर्स। चलो आपने क्या किया, ये सब कुछ प्लान करने में आपने अपने 6 मंथ एटलीस्ट आपने वेस्ट कर दिए। 6 महीने आपने काम किया IT टीम के साथ, और आपका डेटा सेंटर, नाउ यू हैव टोटल 103 सर्वर्स अवेलेबल इन योर डेटा सेंटर, ठीक है। आपका बिग मिलियन सेल डे आया, एप्लीकेशन पे यूजर्स ने लॉगिन किया, अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, प्लेस किया, सबको उनको जो डिस्काउंट मिल रहा था 40% 60% उनका काम हुआ। नाउ अब एज अ ओनर, एज अ IT एडमिन, मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार अगेन मेरा ट्रैफिक फिर से क्या होने वाला है, जब बिग मिलियन सेल मेरा फिनिश होगा तो ट्रैफिक मेरा फिर से वेबसाइट पे कितना हो जाएगा? हाँ जी, कम हो जाएगा ना सर, तो उसको कम फिर हो हमें जाएगा, यानी कि डिलीट ट्रैफिक करना में फिर से एक्सपेक्ट करता हूं कि 200 रिक्वेस्ट मेरे पर डे फिर से आने वाले हैं, राइट। और ट्रैफिक, क्योंकि ये वाला जो फेज था मेरा ड्यूरिंग द बिग मिलियन सेल ट्रैफिक,
ये फिनिश हो गया, यूजर्स ने अपने अपने प्रोडक्ट परचेज किए, सब कुछ आराम से एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, अब आपने एज अ कंपनी ओनर क्या सोचा कि मैंने यार, कंपनी में दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, याद रखना, जिनको नहीं पता है। एक हमारा होता है क्या, कैपेक्स, कैपेक्स, और एक हमारा होता है क्या, ओपेक्स। कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ऑपरेशनल? Yes. क्या capital होता है इनका? expenditure is directly related to the assets, Right. Okay. and operational expenditure is related to the operational cost to run the infrastructure, to run the assets. Whatever cost we incur, that cost goes into the opex. देखो, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। कैपेक्स का मतलब है टोटल कॉस्ट फॉर द हार्डवेयर, टू सेट अप द हार्डवेयर, टू सेट अप द डेटा सेंटर यू हैव बेस्ड फॉर द कंपनी, राइट? आपने बोला यार 100 सर्वर्स को मैं जब, एक सर्वर की कॉस्ट अगर मैं आपसे बता दूं ना, ब्लेड सर्वर, एक सर्वर कम से कम 10 लाख रुपीस का पड़ता है। एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर, जो लोग हार्डवेयर प्लानिंग में आप में से काम करते होंगे उनको पता होगा, ब्लेड सर्वर अगर आप एक परचेज करते हैं ना, एटलीस्ट यू हैव टू पे 10 लाख रुपीस फॉर वन सर्वर। अब आपने अगर 100 सर्वर्स लिए तो आप सोच लो, कैलकुलेशन कर लो कि कितना कॉस्ट आपने कंपनी का दिया। और 100 सर्वर्स ऐसा नहीं है आपने सर्वर ही लिए, यू नीड टू परचेज सम बिल्डिंग टू माउंट योर सर्वर्स, you need some load balancers to manage the traffic, you need some storage server to store the application data, you need some database for the application connectivity। तो ये सब प्लानिंग के लिए जो आप एक हार्डवेयर का कॉस्ट अपने कंपनी का डेटा सेंटर में सर्वर्स लगाने के लिए पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपेक्स। एप्लीकेशन मेरा लाइव नहीं हुआ, मैंने बोला कि इतना मोटा मोटा हार्डवेयर का कॉस्ट आपका जाएगा। इसके बाद जब हार्डवेयर को इंस्टॉलेशन, प्रोविजनिंग और बाद में उसके ऑपरेशनल टास्क, जब एप्लीकेशन मेरा लाइव हो जाएगा, इतने एम्प्लॉयज मेरे को हायर करने, इतना लाइसेंसिंग कॉस्ट उसका जाएगा, इन सब चीजों को हम बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। तो आपने बोला कि यार चलो कैपेक्स तो मेरा हो गया वन टाइम, लेकिन ओपेक्स तो मेरे को लाइफ टाइम, जब तक मेरे सर्वर मैनेज कराने, वी हैव टू मैनेज ओपेक्स। लेकिन ओपेक्स जब तक चल रहा है, ये तो ठीक है, मैं एप्लीकेशन के लिए अपना रिसोर्सेस अलाइन कर रहा हूँ, वो दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर मेरे पास इंजीनियर नहीं है मेरे पास, तो काम कौन करेगा? वो ठीक है, हर एक कंपनी का वो है तरीका काम करने का। ओपेक्स सब लोग इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कैपेक्स का मतलब क्या है? आर वी रेडी टू परचेज द सफिशिएंट हार्डवेयर? हमारे कंपनी का इतना बजट है कि हम कैपेक्स करने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने जब इतना बड़ा कैपेक्स, इतना बड़ा कैपिटल कॉस्ट आपने अपना कंपनी का हार्डवेयर के लिए बेस्ड किया था, अब आपका जब बिग मिलियन सेल फिनिश हुआ, उसके बाद उस हार्डवेयर का आप क्या करोगे? हाँ जी, एज अ, चलो आपसे इंडिविजुअल आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, व्हाट यू विल डू अगर आप यहाँ इस प्लेस पे आप होते तो? use pay as use as pay model instead of investing in the capital. मैं अगर होता तो मैं क्या करता? जब क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में नहीं था तो मैं क्या करता? इस हार्डवेयर को साइलेंटली मैं एक जगह कर देता एज अ इनएक्टिव मोड, और फिर मेरे को कोई बिग मिलियन सेल बनाना होता तो फिर इन हार्डवेयर का मैं यूज करता। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। हम चाहते क्या है, जितना भी हार्डवेयर है मेरा यूज होना चाहिए, अननेसेसरी हार्डवेयर मैं अपने डेटा सेंटर में नहीं रखूंगा। स्केलेबिलिटी फीचर क्या कहता है आपसे? वेन एवर यू नीड द सर्वर, वेन एवर मतलब ऑन डिमांड। तो क्या हमारे डेटा सेंटर में ऑन प्रोमाइसिस जब हमने 100 सर्वर्स लगाए थे, तो ये क्या ऑन डिमांड हमें मिले थे? हाँ जी, ऑन डिमांड नहीं मिले ना। हमने इसकी प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम वेस्ट किया? 6 मंथ। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे पास डेटा सेंटर्स में था ना, वो था एक सिंगल फीचर का स्केलेबिलिटी। जब भी हमें एडिशनल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो हम लोग वेट करते थे 1 महीने 2 महीने, जब पहले हार्डवेयर प्लेस करेंगे ऑर्डर, फिर वेंडर से हार्डवेयर डेटा सेंटर पे पहुंचेगा, फिर प्लानिंग इंस्टॉलेशन टीम को बोलेंगे यू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, फिर टेस्टिंग टीम को बोलेंगे दे विल रन द पायलट प्रोजेक्ट, तब जाके हमारा एप्लीकेशन कहीं प्रोडक्शन में लाइव होता है।
तो ये सब चीजों को कम करने के लिए वी कम विद द न्यू आइडिया। सो अमेजोन ने सबसे पहले इस चीज को पिक किया कि यार उनका काम सबसे ज्यादा था ई कॉमर्स का, उन्होंने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगा रखे थे, तो डेटा सेंटर्स में जो अननेसेसरी हार्डवेयर उनके पास था, उन्होंने बोला कि हम इस हार्डवेयर से अपना एक नया बिजनेस करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बिजनेस मॉडल। माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे ही अपना बिजनेस करता है, गूगल भी ऐसे ही अपना बिजनेस करता है। दे हैव द डेटा सेंटर, वो अपने हार्डवेयर के लिए उन्होंने डेटा सेंटर में बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, जिससे कि ऐसे कंपनीज, ऐसे कस्टमर्स, दे कैन नॉट परचेज ऑन प्रीमाइसेस डिवाइसेस, जिसको आप डेटा सेंटर बोलते हैं। मैंने बोला कि यार मेरे 50 बंदों की टीम है, लेकिन काम मैं अपना डेवऑप्स पे करता हूँ, मेरा डेवलपमेंट का काम है, बट मेरे को जो डेवलपमेंट करने के लिए इतने सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हार्डवेयर में परचेज नहीं कर सकता। व्हाट आई वांट कि कोई ऐसा बंदा मेरे को मिले जो मेरे को मेरे ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ऑनलाइन मेरे को सर्वर्स अवेलेबल करा दे। तो आपने गूगल पे गए, आपने सर्च किया, देयर हैव सेवरल ऑफ वेंडर्स एंड हु आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन सर्वर्स ऑन द बेसिस ऑफ पे एज मच यू आर यूजिंग। जितना आप यूज कर रहे हैं उतना आपको कॉस्ट देना है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर स्केलेबिलिटी को मैं आपको समझाता हूं, अगर ये सेम बिग मिलियन सेल आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर प्लान करना होता ना, तो सबसे पहले तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट। ये सर्वर्स आपको परचेज नहीं करने हैं, डेटा सेंटर आपको अलग से बिल्ड नहीं करना है, ऑन डिमांड आप जाओगे सिंगल क्लिक में। अगर आपको अब से 10 मिनट बाद भी, स्केलेबिलिटी क्या कहता है, टाइम अभी आपका जो भी हो रहा है, अगर मैं अभी टाइम देता हूं 2:29 अभी हो रहे हैं, अगर आपको अब से 10 मिनट्स बाद भी आपको और 100 सर्वर चाहिए ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है कि आई सपोर्ट दिस फीचर विद द हेल्प ऑफ स्केलेबिलिटी। और आपको ना कोई एप्लीकेशन प्रोविजनिंग पे भी आपको फोकस नहीं करना है कि आप पहले सर्वर्स को, ओएस को मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि मेरे पास पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उन टेम्पलेट्स में मैं आपके एप्लीकेशन की सेव करके रखता हूं कॉन्फ़िगरेशन को। जब आप सर्वर बनाओ तो टेम्पलेट को कॉल कर लो और आराम से मैं आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर अवेलेबल करा के दूंगा। क्लियर है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्यों आया, क्यों हमें जरूरत है इसकी? यस यस सर। तो हम लोग ओपेक्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ऑपरेशनल टास्क पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कैपेक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेक्स अलाउ भी नहीं करता। और जितने भी ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स, और ये लोग पता है क्या कहते हैं कि आप लोग मतलब इनमें से अगर मैं दो को हटा देता हूं, VMware और Red Hat को, मतलब जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग बोलते हैं कि एज अ कस्टमर यू कैन नॉट नेवर विजिट माय डेटा सेंटर। इस लाइन का मतलब क्या है, कोई समझाएगा थोड़ा, जो मैंने अभी लाइन बोला था, एज अ कस्टमर यू कैन नॉट नेवर विजिट माय डेटा सेंटर। Even they don't disclose also because of the security reason. राइट, यानी कि SCL अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है कि आपके एज्योर क्लाउड को यूज करके मेरे को 100 सर्वर्स चाहिए, भले ही SCL माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत प्राइम कस्टमर है, बहुत इंटरप्राइज लेवल का कस्टमर है, दे हैव कितना भी बिजनेस भले SCL माइक्रोसॉफ्ट को देता है, माइक्रोसॉफ्ट कभी अलाउ नहीं करेगा SCL को कि वो अपने माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में जाके अपने सर्वर्स को फिजिकली जाके देखाए कि मेरे सर्वर्स एग्जैक्टली चल कहाँ पे रहे हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आप इंटरनेट पे एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो, बट वहां जाके नहीं देख सकते हो। यार क्लाउड का भी तो यही मॉडल होता है ना, क्लाउड मतलब पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी ये क्लाउड को हम एक्सेस देख पाते हैं, राइट। ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि आप डजंट मैटर आप काम कहाँ पे कर रहे हैं, यू शुड हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम एनीवेयर यू कैन एक्सेस रिसोर्सेस। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। So far we have discussed about virtualization, Shyam sir, cloud Harpreet. computing. Okay, so next point is
हेलो श्याम सर। टाइप्स ऑफ क्लाउड, यस प्लीज। ओके सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर ये स्केलेबिलिटी में आपके जो हम टीयर्स इंक्रीज करते हैं ऑन रियल टाइम बेसिस वो भी कवर हो जाता है ना इसके अंदर? टीयर्स को देखो, स्केलेबिलिटी भी हमारे 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक होता है मैनुअल, एक होता है डायनामिक, और एक होता है आपका शेड्यूल्ड। मैनुअल में ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, स्केलेबिलिटी में अपने मन से करूंगा। मैंने बोला कि मेरे को ऑन डिमांड 4 सर्वर चाहिए एक ग्रुप में, मतलब जिसको आप क्लस्टर बोलते हैं या फिर उसको आप लॉजिकल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो 4 सर्वर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उस ग्रुप में चल रहे थे, आपने बोला उन चारों सर्वर्स पे लोड ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है लोड, तो आप मैनुअली 4 सर्वर और ऐड कर दोगे, तो वो आपके टोटल सर्वर्स कितने हो गए वहां पे? 8 8 हो गए। सर्वर्स। वी कॉल इट मैनुअल स्केलेबिलिटी। डायनेमिक क्या कहता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करूंगा मैं, आप लोड वगैरह खुद से मॉनिटर करो, यू डिसाइड अगर लोड ज्यादा हुआ तो अपने आप से सर्वर ऐड कर दो, और जैसे ही लोड मेरा कम हो तो सर्वर्स को क्या कर देना, डिलीट। क्योंकि ऐसा ना हो 20 सर्वर्स मेरे चल रहे हैं जिनमें से 2 सर्वर ही यूजेस के थे, 18 सर्वर अननेसेसरी मैं उनका कॉस्ट पे कर रहा हूं क्लाउड प्रोवाइडर को, क्योंकि हमें क्लाउड पे वी आर रेडी टू मूव फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग, बट वी नीड टू थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑल्सो। ऐसा ना हो ऑन प्रोमाइसिस से भी ज्यादा कॉस्ट हम क्लाउड में ज्यादा दे रहे हैं। थर्ड आपका जो स्केलेबिलिटी आता है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड। जैसे बहुत से कंपनीज में आपने देखा होगा प्रायोडिकली कुछ टास्क परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा एक डेवलपमेंट फेज है एक एप्लीकेशन का, हर एक 3 महीने में मेरे को इतने इतने सर्वर्स चाहिए होते हैं, तो इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड। कि मार्च में मेरे पास 10 सर्वर 12 बजे अपने आप से अवेलेबल हो जाए विद दिस मच ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। 1 जनवरी को मैं बिग मिलियन सेल लगाऊंगा, 12 बजे रात को अपने आप से मेरी एप्लीकेशन के लिए 100 सर्वर्स अवेलेबल हो जाएं। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड टास्क। शेड्यूल्ड, ठीक है। सो वी विल कवर ऑल 3, ठीक है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका, ठीक है, स्केलेबिलिटी का। ठीक है सर, थैंक यू। टाइप्स ऑफ क्लाउड का मतलब क्या होता है, हाउ योर क्लाउड इज लोकेटेड, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। प्राइमरली हमारे पास 3 टाइप के क्लाउड सॉल्यूशंस होते हैं मार्केट में। प्राइवेट, हाउ योर क्लाउड लुक्स एग्जैक्टली, वी कॉल इट टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड एंड आपका हाइब्रिड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड, कोई भी बंदा बताए जल्दी से। It depends on accessibility. Right, from where you are accessing. Okay, next. सर ऑन प्रेम प्राइवेट क्लाउड रहता है, पब्लिक क्लाउड इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, एंड हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, प्राइवेट क्लाउड का मतलब अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिटर की अगर आप बात करते हैं तो रेड हैट इज ऑन टॉप। बट प्राइवेट क्लाउड का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कौन से कंपनीज हैं जो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं, एक्चुअली मेरे को वो चीज आपसे आंसर लेना था। कौन से कंपनीज हैं जो पब्लिक क्लाउड यूज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंपनीज जो हाइब्रिड सॉल्यूशन को यूज करते हैं। सर थोड़ा एक्सेस सा तो कोई कुछ भी कर सकता है यूज। प्राइवेट जो है वो सिक्योर्ड है, मोर सिक्योर है, क्योंकि वो एज समवन सेड वो इंटरनेट पे डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। ये आंसर बड़ा गलत मेरे को लगता है। सब लोग ये बोलते हैं कि प्राइवेट क्लाउड इज मोर सिक्योर कंपैरिजन टू पब्लिक क्लाउड। अगर भाई साहब ऐसा होता है ना तो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग को कोई यूज नहीं करता। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, जो मेरे पास रखा है वो ज्यादा सिक्योर है, जो दूसरे के पास है वो ज्यादा सिक्योर नहीं है, ये चीज बिल्कुल ठीक है। बट आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन ये करता हूं, गूगल ड्राइव आपका क्या है? पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड है, एक ऑनलाइन स्टोरेज की सर्विस आपको गूगल दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कभी ऐसा सोचा जो आप अपने प्राइवेसी जो डेटा आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, क्या वो गूगल के पास एक्सेस नहीं होगा उसका?
प्रैक्टिकली होगा, बाय लॉज नहीं। वाइल लॉज नहीं है, बट अगर लॉजिकली हम सोचते हैं, दे हैव द फुल एक्सेस ऑन योर डेटा। यस। बट कभी हमने ऐसा सोचा कि यार गूगल ड्राइव से गूगल वालों ने मेरा डेटा डाउनलोड करके पेरेंट्स को दे दिया? नहीं। नहीं, राइट, बिकॉज दे हैव द टर्म्स एंड कंडीशंस। नो वन विल नो, देखो होने को तो हैक, चीजें दुनिया से हैक होती हैं, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं फेसबुक के, आपने देखा होगा, राइट? facebook.com वाले ये थोड़ी कहते हैं कि हम 100% सिक्योर, वो तो आपको सजेशन देते हैं, अपना पासवर्ड ना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप सेट करके चलो। बट आज भी फेसबुक के अकाउंट हैक होते हैं, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो सेम आपसे अगर मैं बोलता हूं ना, तो पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी कंसर्न तो है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि पब्लिक क्लाउड सिक्योर नहीं है। सर मोर वर्ड यूज किया मैंने, मोर सिक्योर। राइट, एग्जैक्टली। प्राइवेट क्लाउड में पहला कंसर्न तो होता है आपका सिक्योरिटी का, जैसा कि इन्होंने भी बताया। और प्राइवेट क्लाउड कौन से कंपनीज यूज करते हैं उसकी मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले आप अगर देखो टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, तो 3 इंडस्ट्रीज के मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने। टेलीकॉम सेक्टर हो गया आपका, और फिनांस, और थर्ड में लिख सकता हूं यहां पे क्या, बैंकिंग। और एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के जो लोग उनके लिए भी ओपन स्टैक या फिर प्राइवेट सॉल्यूशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपके ऐसे हैं, यहाँ पे डेटा प्राइवेसी बहुत मायने रखता है। बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे HDFC हो गया, ICICI, जो बिग बैंक आपके, RBI हो गया, ठीक है, RBL हो गया आपका, MX हो गया। सो जितने भी बड़े बैंक है ना, वो हमेशा प्रेफर करते हैं अपने प्राइवेट सॉल्यूशंस को। वो लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस बिल्डिंग में जाके अपना डेटा सेंटर बिल्ड करेंगे। और लेकिन रिक्वायरमेंट उनका भी है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, दे आर रेडी टू बिल्ड द क्लाउड सॉल्यूशन, दे विल परचेज द हार्डवेयर, फायरवॉल्स, स्टोरेज, सब कुछ वो लोग अपना डेटा सेंटर ऑन प्रेमाइसेस डिप्लॉय करेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी क्या थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें भी चाहिए, ट्रैफिक हमारे यहाँ भी ज्यादा होता है, ऑन डिमांड सर्वर्स की रिक्वायरमेंट हमें भी होती है। तो ये तो सबकी रिक्वायरमेंट है, बट वो ये कहते हैं कि हम किसी का थर्ड पार्टी सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता हूं और उनसे बोलता हूं जो एजोर का सोर्स कोड है वो मेरे को आप दे दो, तो क्या हमें वो दे देंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले? नहीं। कभी नहीं देंगे। ऐसे ही मैं अमेजोन से बोलता हूँ कि यार ऐसा करो, आप मेरे से कुछ पैसा ले लेना, या जो भी लाइसेंस वगैरह आप देते हो, आप सेम सॉल्यूशन मेरे को दे दो, मैं अपना हार्डवेयर परचेज करके सेम इंटरफेस आपकी तरह ही डिजाइन करके अपने डेटा सेंटर में रन कर दूंगा। दे देंगे वो लोग? नहीं सर। नहीं देते कभी भी, बिकॉज दे हैव कॉपीराइट, द कॉपीराइट सॉल्यूशन। कॉपीराइट सॉल्यूशन। लेकिन रेडिट वाले क्या कहते हैं, हम लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। हम सोर्स कोड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसके टॉप आपको सपोर्ट चाहिए तो उसका हम चार्ज आपसे लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला हम अपना एक क्लाउड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देते हैं, क्लाउड OS जिसको आप बोल सकते हैं, वी कॉल इट ओपन स्टैक। ओपन स्टैक क्या है? आपका वो सारे फीचर्स ओपन स्टैक में है जो कि आप Amazon में, एजोर में, या फिर कहीं पे भी XYZ जिस भी क्लाउड प्रोवाइडर में आप यूज करते हैं, वो सारे फीचर्स ओपन स्टैक में आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है? whenever we deploy cloud computing services on premises in company data center, और वो डेटा सेंटर ओनली उस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होगा, वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे हैव द फुल एक्सेस इन द डेटा सेंटर, वो विजिट भी कर सकते हैं, हार्डवेयर को भी देख सकते हैं, सब काम आप कर सकते हो जब आपने ऑन प्रेमाइसेस क्लाउड सॉल्यूशन डिप्लॉय किया है। क्लियर सबको प्राइवेट क्लाउड का? नेक्स्ट, व्हाट इज पब्लिक क्लाउड? AWS, Azure, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब सारे सर पब्लिक क्लाउड ही है।
राइट। तो जितने भी मार्केट में आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, लाइक आपने सुना होगा बेस्ट स्टार्टिंग विद द Amazon एंड Microsoft, Google, IBM, Oracle, Rackspace, these are the most competitor in market। ठीक है। पब्लिक क्लाउड में आपका क्या है, एक उनका सिंगल एग्रीमेंट है, टेल मी द रिक्वायरमेंट, क्या आपको चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हम लोग एक मेल सर्वर अगर लिनक्स में कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम मेल सर्वर के लिए कौन सा यूटिलिटी इंस्टॉल करते हैं? जिमरा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पोस्टफिक्स हम यूज कर लेते हैं, राइट, जिमरा आपने बताया वो यूज कर लेते हैं। तो अब किसी भी सर्विस को चलाने के लिए हम ना बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं, उसका हाई अवेलेबिलिटी प्लान करते हैं। अगर एक सर्वर पे मैं, जैसे HTTP सर्विस, बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक वेबसाइट आपको चलाना है, तो HTTP सर्विस चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडोज में IIS जिसको आप बोलते हैं, लिनक्स में HTTP हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेबसाइट आपको चलाना है तो क्या हम कंपनी में वेबसाइट एक सिंगल सर्वर पे चलाते हैं? हाँ जी, सिंगल सर्वर पे वेबसाइट हम सिंगल सर्वर पे रन करते हैं या मल्टीपल सर्वर्स उसके लिए हम रिजर्व करके चलते हैं? सर अलग अलग सर्वर रखते हैं, मल्टीपल डेटाबेस, VMs होते हैं। तो हम डेटाबेस सर्वर। वेबसाइट भी जो रन करते हैं ना, एज ए क्लस्टर हम रन करते हैं कि अगर क्लस्टर, यस। एक सर्वर मेरा डाउन जाए तो उसका फेल ओवर या स्विच ओवर कुछ होना चाहिए मेरे पास। तो क्लाउड प्रोवाइडर पता है क्या कहते हैं कि हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, उसकी गारंटी हम दे रहे हैं, वो सर्विस हमारे कंट्रोल में है, उसका बैकएंड सर्विस को हाईली अवेलेबल करा के देना। जैसे आपने बोला कि AWS से मैंने 200 GB का स्टोरेज ले रखा है, माइक्रोसॉफ्ट से मैंने 200 GB का स्टोरेज ले रखा है, तो क्या हमें कभी ऐसा लगता है वो स्टोरेज अपने आप से ऑफलाइन हो गया, अनअवेलेबल हो गया? कभी भी नहीं लगता, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहे हैं और सर्विस का एग्रीमेंट ये है, या माई सर्विस इज 100% अवेलेबल फॉर द कस्टमर, दिस इज द सर्विस एग्रीमेंट। और कोई प्रॉब्लम भी आता है तो उनको हम फिर बोलते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA वगैरह की बात होती है आप जब इंटरप्राइज सेटअप लगाते हैं, कि कोई प्रॉब्लम अगर उनके एंड से आया तो आपका SLA क्या है, कितने टाइम में आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दे दोगे। तो आगे चल के मैं जब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा ना कि Amazon और Azure में इन चीजों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे एक कॉमन डिफरेंस आपको SLA का मैं बता सकता हूँ, Azure में जो SLA है ना आपका, वो ज्यादा है कंपैरिजन टू Amazon। Amazon में कोई भी टेक्निकल इशू अगर उनके एंड से आता है तो दे टेक द इशू ऑन प्रायोरिटी, दे हैव द लेस SLA कंपैरिजन टू Azure। प्राइसिंग की मैं बात करता हूं तो AWS में जो प्राइसिंग होता है वो पर आवर का होता है, और यहाँ पे जो प्राइसिंग आपका होता है ना वो पर मिनट का होता है, ठीक है। कुछ डेटा सेंटर स्ट्रक्चर की भी मैं आपसे बात करूंगा आगे चल के। दैट्स वाई Amazon इज फार बेटर कंपैरिजन टू Azure। बट Azure किन कस्टमर्स के लिए अच्छा है, जिनका ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने लगा रखा है। बट अभी के लिए जो मैं अभी जैसे एक्सपोनेंशियली ग्राफ की अगर बात करता हूं ना, तो Azure कुछ टाइम में AWS के बराबर ही मार्केट को एक्यूपाई करने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी सेम जो सर्विसेज Azure दे रहा है ना, दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग द डेवलपमेंट इन बैकएंड, और सेम सर्विस एग्रीमेंट, सेम SLA, सेम आप उनके डेटा सेंटर्स के साइज सब कुछ वो सेम करने वाले हैं अभी, ठीक है। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है, द IT सर्विसेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड वी हैव द n नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स इन मार्केट, दे आर प्रोवाइडिंग द पब्लिक क्लाउड एज ए सर्विस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में हम लोग वी आर नॉट बाइंग द हार्डवेयर, पहली चीज आप याद रखना, हम लोग हार्डवेयर का पैसा या हार्डवेयर हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हम डेटा सेंटर पे कहीं पे बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम अपने सर्विस को जो हमें चाहिए, जो टास्क हमारा है, वी नीड एप्लीकेशन, वी नीड डेटाबेस, वी नीड सॉफ्टवेयर, सब कुछ हमें ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, वी नीड टू टेल द रिक्वायरमेंट ओनली, ठीक है। हाइब्रिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज ऐसा करते हैं कि दे हैव ऑलरेडी प्राइवेट सॉल्यूशन, प्राइवेट क्लाउड उनके यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है, और कुछ सर्विसेज उन्होंने पब्लिक क्लाउड से ले ली हैं। तो दोनों का इंटीग्रेशन जब वो लोग करते हैं, जैसे स्टोरेज हमने कुछ डेटा
सेव करने के लिए AWS से ले लिया या Azure से ले लिया, और कुछ हमारे पास ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर है, तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट मेरे को होती है जब मैं कुछ डेटा अपना क्लाउड पे रखता हूँ, और ऐसा डेटा मैंने क्लाउड पे रखा हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन लीक भी हो जाए तो कोई इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे नहीं है। तो जब इनका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो वी कॉल इट हाइब्रिड सॉल्यूशन। ठीक है सर एक सवाल था सर, जैसे हमारा पहले इन्वायरमेंट अगर विंडोज का है और हम अगर एज्योर में मूव कर रहे हैं, तो उसमें सर लाइसेंस तो उसका हम उस पे यूज कर वो सकते हैं, आप यूज कर एग्जिस्टिंग सकते हैं। लाइसेंस को ही आप यूज कर सकते हैं। बट इन सेम के सर AWS में हम क्या यूज कर सकते हैं या हमें न्यू परचेज करना पड़ेगा अलग से नहीं, उसका? एक्चुअली AWS हमें अलग से लाइसेंस कॉस्ट देता ही नहीं है। AWS में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हमारे पास हैं, अलग से लाइसेंस कॉस्ट वो आपसे नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। OS का भी हम अलग से पे नहीं करते, लाइसेंस कॉस्ट भी नहीं देते वहां पे। ठीक है, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टडी हमें मेन फोकस रखना है एजोर के ऊपर। AWS के जब प्रैक्टिकल्स में आपको कराऊंगा ना, क्योंकि अभी मैं बार बार अगर AWS यहाँ पे यूज करता हूँ ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने AWS नहीं किया है, दे आर न्यू टू AWS एज वेल न्यू टू एजोर। सो वी विल मेनली फोकस ऑन द एजोर ट्रेनिंग। AWS जिन्होंने किया है वो अपने आप से समझ जाएंगे कि यस, उसको हम यहाँ पे ये बोलते हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आज का था, वी विल डिस्कस अबाउट दी। श्याम सर, हाँ जी। सॉरी सर, सर मेरे से एक बार इंटरव्यूज में पूछा गया है कि कोई कम्युनिटी क्लाउड करके भी कुछ होता है। कम्युनिटी क्लाउड का मैंने मतलब कभी सुना होता नहीं है है सर कि इसके बारे आपका, में कभी। यस यस, कम्युनिटी क्लाउड होता है, कोई अलग से नहीं होता। कम्युनिटी क्लाउड को हम बोलते हैं प्राइवेट सॉल्यूशन। जैसे लेट सपोज मार्केट में 3 ऐसे कंपनी हैं, कम्युनिटी क्लाउड बहुत कम देखने को मिलता है, और जिसने क्वेश्चन पूछा है ना वो क्वेश्चन तो गलत ही है, वैलिड नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड का मतलब ये होता है कि जैसे 3 कंपनीज हैं, उनके ई कॉमर्स का ही काम है। ठीक है, बट स्टार्टअप काइंड ऑफ स्टार्टअप कंपनीज हैं, दे कैन नॉट परचेज दी बिग डेटा सेंटर, दे कैन नॉट बिल्ड द बिग डेटा सेंटर। तो वो तीनों कंपनीज क्या करते हैं, जो कैपेक्स जितना कॉस्ट हमारा कैपिटल का है ना, वो मिल के एक कॉमन प्लेस पे डेटा सेंटर बिल्ड करते हैं, और उस डेटा सेंटर में फिर क्लाउड सॉल्यूशन वो इंस्टॉल करते हैं। कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर का सोर्स कोड लिया और उसको इंस्टॉल किया, और साइमल्टेनियसली कॉमन प्लेस से जब वो अपने क्लाउड सर्विसेज को यूज करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। प्रीवीसी रहती है सर इसमें? प्राइवेसी, यहाँ पे एग्रीमेंट होता है कि मैं एक दूसरे के रिसोर्सेस को शेयर नहीं करूंगा, एक्सेस नहीं करूंगा। यार, प्राइवेसी का प्रॉब्लम तो पब्लिक क्लाउड में भी है। माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कहते हैं, मुंबई में हमारा डेटा सेंटर है, तो मुंबई में ऐसा थोड़ी है कि SCL के ही सर्वर्स वहां पे चल रहे हैं। वहां पे तो सब, हर एक कस्टमर जो भी आएगा वो चाहे तो मुंबई में जाके अपने रिसोर्सेज प्रोविजन कर सकता है, राइट। तो प्राइवेसी तो तो हमें यहाँ कस्टमर के एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वाले बोलते हैं कि वी हैव द कॉमन प्लेस, जिसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं। उस डेटा सेंटर में ही जाके SCL के भी सर्वर्स रखे हैं, इन्फोसिस के भी रखे हैं, नोकिया के भी रखे हैं, एरिक्सन, जितने भी कंपनीज हैं सबके उस सेम कॉमन प्लेस पे सर्वर्स रखे हुए हैं। तो ये इसको हम हाइब्रिड के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते सर? हाइब्रिड इज इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट एंड क्लाउड। पब्लिक, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल का है, बट ये सॉल्यूशन तो है सर, हाँ, कम्युनिटी राइट का वाला सॉल्यूशन तो है हमारे पास इस चीज का। राइट। बट एक क्वेश्चन और आ जाता है सर, इसके अंदर रिसोर्सेज कैसे मैपिंग करेंगे ये, अगर हम आगे इसके अंदर वो करते हैं, अगर मुझे रिसोर्स एक सर्वर मैपिंग पे का ये होता है कि हर एक कंपनी विल क्रिएट द ऑन प्रोजेक्ट। चलो उसमें तो डोमेन डिफरेंट हो जाएंगे। राइट। ठीक, ठीक सर्विस है सर। मॉडल्स इन क्लाउड, सबने आपने सुना होगा, IaaS को हम क्या बोलते हैं, Infrastructure as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर source. एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म, चलो फुल फॉर्म तो याद है आपको, है ना।
चलो आप में से कोई बता सकता है अगर किसी को नॉलेज है तो, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर? सर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली जैसे कंप्यूट, सीपीयू, मेमोरी और निक वर्चुअलाइज होता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोलते हैं। जहाँ पे ओएस भी वर्चुअलाइज होता है, that is platform as a service, and जहाँ पे applications भी they are kind of provided by a third party, they are, that is known as software as a service. देखो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, जिस बंदे को पता है वो समझ जाएगा, लेकिन जिनको जैसे नहीं पता है बिल्कुल, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इजी वे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही आपने बताया है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जब हम यूज करते हैं, वी कॉल इट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड जब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम वर्चुअलाइज करते हैं बाय यूजिंग द डॉकर कंटेनर टेक्नोलॉजी, वी कॉल इट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर का मतलब है जब हमें एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, देन वी कॉल इट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बट थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करो, और ये जो चीज है ना, आप ऐसा ना मान के चलें कि ये किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, यानी कि प्राइवेट क्लाउड में ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तीनों क्लाउड में आपके ये सर्विस मॉडल सेम तरीके से काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज करो आपने बोला कि क्लाउड में मेरे को एक सर्वर चाहिए, क्लाउड में यू नीड वन सर्वर। तो सर्विस का जो एग्रीमेंट जाएगा ना, वो कहां पे जाएगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर आप में से किसी को एक एक इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो यू कैन अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर, ठीक है? लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि आप AWS के क्लाउड में गए या फिर एजोर क्लाउड में आपने गए, उनसे कांटेक्ट किया सेल टीम से, और आपने बोला कि मेरे को ओनली हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बट क्लाउड में हम इसको एग्जैक्टली हार्डवेयर नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं वर्चुअल हार्डवेयर, ठीक है? क्या बोला आपने उनसे कि मेरे को क्या चाहिए? 1 GB ऑफ रैम चाहिए, ठीक है, एक वर्चुअल CPU चाहिए, एक वर्चुअल निक चाहिए, और 30 GB का मेरे को स्टोरेज चाहिए। तो क्या एजोर वाले या माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज और याद रखना, ये आपको विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। इज दिस पॉसिबल टू बाय अ सर्वर ओनली एज अ हार्डवेयर टेम्पलेट? सर जो टीयर्स इंक्रीज करते हैं उसमें तो ये सब होता ही है, जो हम तो मैं आगे थोड़ा सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि एक हार्डवेयर आपने बताया AWS को या एजोर माइक्रोसॉफ्ट वालों को, और उनसे आपने बोला कि मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर चाहिए, और आप बोलते हैं कि OS डाल के मत देना, बस सर्वर दे देना मेरे को। इज दिस पॉसिबल? नहीं सर। तो याद रखना, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी क्लाउड में अगर आपको कोई सर्वर रिजर्व करना है अपने लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में तो आपका हार्डवेयर है, उसको कैसे भी यूज करो, लेकिन जो आपसे माइक्रोसॉफ्ट वाले या फिर Amazon वाले क्या बोलते हैं, हम रनिंग सर्वर की कॉस्ट आपसे लेते हैं, और सर्वर को रन आप कब करोगे? जब उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब है जब आप क्लाउड में एक रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन आप रन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आपने AWS से इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है, यानी कि AWS के हार्डवेयर में से आपने वर्चुअल रिसोर्सेस अपने लिए कुछ रिजर्व कर लिए, जिनका आप कॉस्ट AWS को देते हो। और याद रखना, किसी भी क्लाउड में OS आप मैन्युअली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बोलो कि पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर दिया या DVD से इंस्टॉल कर दिया या किक स्टार्ट PXE बूट आप जिसको बोलते हैं, नेटवर्क इंस्टॉलेशन, ये सब चीजें क्लाउड में सपोर्टेड नहीं है। अभी तक आप में से कोई अगर ऐसा हो जिसको ये लगता है कि हम पेन ड्राइव से OS डाल सकते हैं, तो मेरे को अभी बता देना आप, है ना?
नहीं सर, कॉपी करते हैं, रेप्लिका क्या को कॉपी करते हैं क्या करते हैं कॉपी? सर। रेप्लिका, कोई नए सर्वर का रेप्लिका एक उठा के, एक अगर हम नया वीएम बनाना होता है तो उसका ठीक है, रेप्लिका उसको यूज तो कर सकते हैं। इमेज हम बोलते हैं, लेकिन हाँ जी। ये सब चीजें ओएस आपको वहां रेडी टू यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको बस सेलेक्ट करना होता है कि आपको लिनक्स चाहिए, उबंटू चाहिए, फेडोरा चाहिए, ठीक है, सेंटोस चाहिए, आपको आरएचएल चाहिए, ठीक है, या फिर विंडोज का मशीन चाहिए। सब टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हैं, आपको क्लिक करके बस अपना सर्वर क्या करना है, प्रोविजन। तो जब रेडी टू यूज मशीन आप रन करते हैं ना, वी कॉल इट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में पब्लिक क्लाउड में इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई ये बोले, सपोज करो, एक डायग्राम में बहुत अच्छा सा आपको दिखा देता हूं। देखो, जो भी हमने डिस्कस किया है उसके जो हमने यहां से स्टार्ट किया है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग हियर टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इस डायग्राम से इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ऑन प्रोमाइसिस का मतलब क्या है? एक डेटा सेंटर में हम ज्यादा से ज्यादा क्या रन करते हैं? हमारे पास नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं, सर्वर्स रखे होते हैं जिनको आप ब्लेड सर्वर्स या कुछ भी रैक माउंट सर्वर्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना आपका, ये यहां तक का जो पार्ट है, ये हो गया आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। अब इस चीज को मैं एक काम करता हूं, 1 मिनट दे मेरे को बस, है ना। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एज इट इज। सबसे पहले जो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, सबसे पहले वी हैव द नेटवर्किंग डिवाइसेस इन माय डेटा सेंटर, ठीक है। इसके बाद वी हैव द स्टोरेज, स्टोरेज एंड वी हैव द सर्वर, सर्वर्स। तो जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, हमने इन तीनों ही रिसोर्सेस को क्या कर रखा है, वर्चुअलाइज। Virtualize. जो अगला जो रिसोर्स आपको बता रहा है ना, वो फिजिकल रिसोर्स नहीं है, यहां से ऊपर कोई भी फिजिकल नहीं है, कुछ भी ना। आपका एप्लीकेशन एज अ फिजिकल है, मतलब डायरेक्ट सर्वर पे नहीं चल रहा है एप्लीकेशन, ना ही आपका डेटा डायरेक्ट डेडिकेट, आपको डेटा स्टोरेज नहीं मिला है डेटा स्टोर करने के लिए। और नीचे अगर आप देखोगे रन टाइम, रन टाइम का मतलब है आपका कोई भी, जैसे कि डॉट नेट का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, एनसीबल का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, आपको सी प्लस प्लस का एक सर्वर ऐसा चाहिए जिसमें प्रोग्रामिंग आप कर पाओ, तो इनको हम बोलते हैं रन टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, और इसके बाद वर्चुअलाइजेशन, इसका मतलब है कि यहां से आपको पब्लिक क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन से लेके एप्लीकेशन, इन चीजों पे ही आपको एक्सेस होता है। और ये भी मैटर करता है आपने सर्विस कौन सा लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस अगर आपने लिया है, तो आपसे पता है क्या बोल रहा है, आपका कंट्रोल कहां पे है, क्या लिखा आ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अनम्यूट कर लेना एक दो लोग, है ना। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, टू मैनेज, You manage. तो यू You मैनेज, manage. यू मैनेज का मतलब क्या है? कि हमें ही अगर मैनेज मैंने करना पड़ेगा। अगर मैंने एक सर्वर उनसे लीज पे लिया, तो उस सर्वर के अंदर मैं मिडलवेयर रन करूं, रन टाइम करूं, डेटा रखूं, अपना एप्लीकेशन रन करूं, सब कुछ एंड टू एंड कौन करेगा मैनेज? जो उस सर्वर का ऑनर Admin है, है. एडमिन है। बट मैं आपसे बोलता हूं, एचसीएल के किसी भी एम्प्लॉय ने एक सर्वर एजोर क्लाउड में अगर रन किया, क्या वो ये देख सकता है जाके एजोर के डेटा सेंटर में, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में, कि मेरा जो सर्वर है कौन से हाइपरवाइजर पे चल रहा है? नहीं. तो वो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अदर Provider मैनेज, इसका मैनेज, provider मतलब क्या है, manage. Provider manage. प्रोवाइडर विल मैनेज, और क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करेगा इसको। लेकिन देखो यहाँ पे यू मैनेज मतलब ऑन प्रेमाइसिस, जब हम क्लाउड डिप्लॉय करते हैं ना, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेटवर्क टिल एप्लीकेशन, आप सब कुछ खुद मैनेज करते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्राइवेट सॉल्यूशन।
अब देखो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या बोल रहा है आपसे, टिल रन टाइम, यानी कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि आपको, जैसे कि सब लोगों ने रेडिट के बहुत ही प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो आता है, रेडिट का एक प्रोडक्ट है ओपन शिफ्ट। किस किसने सुना है डॉकर क्यूबरनेटीज या ओपन शिफ्ट के बारे में? बस नाम सुना है सर, कुछ उसका वर्किंग के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ओएस लेवल का जब वर्चुअलाइजेशन हम लोग अचीव करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मैंने आपसे बोला कि मेरे को एक ऐसा मशीन दे दो जिसमें कि पाइथन ऑलरेडी रनिंग में हो, पाइथन रेडी टू यूज मेरे को चाहिए, तो आप मेरे को बताओ वो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है या प्लेटफॉर्म का पार्ट है? प्लेटफॉर्म का सर, क्योंकि प्लेटफॉर्म का। आप सबने माइक्रो सर्विसेज का नाम सुना होगा, माइक्रो एप्लीकेशंस या माइक्रो सर्विसेज सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। और माइक्रो सर्विसेज क्या कहता है, बैकएंड में मेरे को जो स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स मिलते हैं ना, जिसको आप डॉकर टेक्नोलॉजी बोलते हैं या कंटेनराइजेशन बोलते हैं, जो स्मॉल स्मॉल वीएम्स मेरे को मिल रहे हैं, उन वीएम्स के अंदर मैंने क्या कर रखा है, जिनको आप पॉड बोलते हैं, वहां पे मैंने एक एक पाइथन का प्लगइन या पाइथन मैंने इंस्टॉल करके दे रखा है। और प्रोग्रामर क्या करता है, उस पाइथन के कंटेनर पे लॉगिन करके अपने कोड को राइट करता है और अपना काम करके वो चल देता है। तो बट अब यहाँ पे पता है मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार डॉकर कंटेनर प्लेटफॉर्म को भी रेडी करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट ओएस लेयर, राइट? हाँ जी। आपसे अगर मैं बोलता हूं कि आपको कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाना है, तो कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाने के लिए आपके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ओएस। ओएस होना चाहिए। विदाउट ओएस वी कैन नॉट इंस्टॉल दी डॉकर और कंटेनर टेक्नोलॉजी। यस। तो सेम, अब मैंने बोला कि कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी कैन रन एनीथिंग, we can run Apache website, we can run Tomcat website, right? We can run JBoss. बट जब मैंने आपसे बोला मेरे को HTTP सर्विस चाहिए कंटेनर के अंदर, तो हम एक्चुअल में वी आर पेइंग ओनली कंटेनर कॉस्ट, नॉट वी आर पेइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कॉस्ट, राइट? हाँ जी। देखो AWS में या Azure, जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं, वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस रेडी टू यूज सर्विसेज आपको देते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। जैसे आपने बोला कि मेरा एक ऐसा कंपनी है, हम कॉन्टिन्यूसली एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट पे काम करते हैं, तो आपने बोला कि यार मैं सर्वर खरीद के क्या करूंगा, क्योंकि मेरा एक एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर भी चल सकता है। rather than purchasing the big configuration server, you will look for the light operating system machine, जिसको आप बोलते हैं कंटेनर, राइट? हाँ जी। अब मैंने बोला आपसे कि AWS के क्लाउड में आप पहले एक सर्वर लोगे, इस सर्वर के अंदर आप क्या इंस्टॉल करोगे, ओएस। ओएस तो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिला। लेट सपोज ओएस यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, लिनक्स, और फिर आपने इसके अंदर डॉकर इंस्टॉल किया। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद अब आप अपने माइक्रो सर्विसेज, जिनको माइक्रो एप्लीकेशंस बोल रहे हो, वो आप रन कर रहे हो यहाँ पे। तो ये जो सर्विस है ना, अभी भी ये सर्विस हमारा कहां पे हुआ, कौन से सर्विस मॉडल का पार्ट हुआ ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट? क्योंकि हमने बेस सर्विस कौन सा लिया उनसे, इंस्टेंस हमने लिया, जिसको हम रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। अब इस इंस्टेंस में हम डॉकर इंस्टॉल करें, क्यूबरनेटीज चलाएं, ओपनशिफ्ट चलाएं, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन जो एजोर वाले जो हमें चार्ज कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं, बेस मशीन का। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने बोला कि यार हो सकता है इसका कॉस्ट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, आप एक काम करो ना, एजोर ने हमको एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी दे रखा है, दे हैव इंस्टॉल्ड डॉकर फर्स्ट, और इस डॉकर के टॉप में वो लोग हमें क्या करते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन चलाने के लिए कंटेनर हम डायरेक्टली प्रोविजन करते हैं। हियर वी आर पेइंग ओनली सिंगल कंटेनर कॉस्ट, सो विच वन इज बेटर? और इसमें जो मैं अगर आपसे बात करता हूं, क्योंकि आपको पाइथन चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो डॉकर आपको मिल गया, राइट? अब डॉकर के ऊपर जब आपने अपने एप्लीकेशन रन किया, अब जब एप्लीकेशन आप रन करते हो ना, यू आर पेइंग ओनली सिंगल कंटेनर कॉस्ट,
बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे को पाइथन चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं करते। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके कंट्रोल में है आज भी? प्रोवाइडर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो आपके ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे रन टाइम सॉफ्टवेयर, ऐसे मिडिलवेयर जिनके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और AWS में या फिर जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म देते हैं। बहुत सारे सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के। तो यहाँ पे हमें एडिशनली उनको कोई चार्ज नहीं देना है। सर एक क्वेरी है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में बेसिकली वी कांट से उसमें ओएस होता है, इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड से दैट्स अ फ्रेमवर्क एक्चुअली, इजंट इट? फ्रेमवर्क आप बोल सकते हैं, वी आर नॉट मैनेजिंग द ओएस लेयर, सीधा सा करेक्ट, सो वी बैकएंड कांट तो से ओएस कि है ही उसका। पास में एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, बिकॉज राइट दैट्स राइट, बियॉन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। या ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। अब उस प्लेटफॉर्म को यूज करके चाहे मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूं, चाहे मैं अपना कोई उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रन करूं, कोई प्लगइन डालूं, कुछ भी मैं कर सकता हूं उसमें। बट मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर को मैनेज नहीं करना चाहता। ओएस की पैचिंग हो गया, जो एडिशनल काम जो होते हैं ओएस पे जो हमको करने होते हैं, ओएस का पैचिंग करना हो गया, ओएस को मैनेज करना हो गया, हाई अवेलेबिलिटी देना हो गया, ये सारे काम मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला कि कंटेनर, भाई आप एक चीज बताओ, जब आप स्टैंड अलोन सर्वर के अंदर डॉकर रन करोगे तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है ये सर्वर आपका रीबूट हो गया, फिर एप्लीकेशन आपका क्या होगा? ये आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा एज ए मैनेजमेंट सर्विस खुद को लिया, करना पड़ेगा। हाँ, सारा स्टैंड मैनेजमेंट खुद अलोन को करना सर्वर पड़ेगा। अगर आपने लिया और इसके अंदर डॉकर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब ये सर्वर बंद हो गया तो ये एप्लीकेशंस भी आपके क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। तो Amazon या एजोर वाले क्या कहते हैं कि इस ओएस की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है आपसे, आप इसको मैनुअली रीबूट कर दोगे ना तो ये आपकी टेंशन है, फिर इसमें एप्लीकेशन आपने रन कर रखे तो यू विल टेक केयर फॉर दोज एप्लीकेशंस एज वेल। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं ना, तो AWS क्या कहता है, इस ओएस लेयर को भी और इस प्लेटफॉर्म लेयर को भी कौन मैनेज करेगा? हम क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। इन दोनों को हाईली अवेलेबल कराना क्लाउड प्रोवाइडर का काम है। आप ओनली किस लेयर पे काम कर रहे हो? आप अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करो, और जो एप्लीकेशन आपकी चल रही है ना, एज अ माइक्रो एप्लीकेशन है, एक कंटेनर के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन चला के दे रहा हूं। राइट, क्लियर है सबको ये चीज? इसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के n नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। जैसे किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था ऑफिस 365, यानी कि आपने एक ऐसी रिक्वायरमेंट बताया AWS को कि मेरे को एक ऐसा एप्लीकेशन दे दो जिससे कि मैं नोटिफिकेशन सेंड कर पाऊं। राइट, क्लाउड में जो भी नोटिफिकेशंस मेरे अलार्म्स इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं उनको मैं अपने मोबाइल नंबर पे या फिर एज अ ईमेल में उनको रिसीव कर पाऊं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, उस एप्लीकेशन को भी क्लाउड प्रोवाइडर ने इंस्टॉल करने के लिए क्या किया होगा? एक ओएस रेडी किया होगा, ओएस के अंदर कोई सर्विस इंस्टॉल करी होगी, मेल सर्विस हो सकता है जो फॉरवर्ड करेगा, तब जाके वो नोटिफिकेशन सर्विस हमारे लिए अवेलेबल कराया। सेम आपसे मैं बोलता हूं, facebook.com आपका क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। हमें नहीं पता facebook.com कितने सर्वर्स पे होस्ट हो रखा है, लेकिन हमें ये पता है facebook.com को चलाने के लिए वी रिक्वायर्ड HTTP सर्विस, राइट। तो फेसबुक राइट। वालों ने क्या किया होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले HTTP इंस्टॉल किया होगा, ऑन टॉप ऑफ HTTP ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या किया होगा उन्होंने? लोड बैलेंसर्स वगैरह जो भी उन्होंने लगा रखे होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना facebook.com ओनली एक सर्वर पे चल रहा है। साइमल्टेनियसली देयर आर मिलियन और ट्रिलियन यूजर्स लॉग इन टू facebook.com, तो उसके ट्रैफिक को मैनेज करना, हाई स्पीड दिलाना, लेटेंसी ना हो साइट पे, तो ये सब सारी चीजों के लिए प्लानिंग किया। बट हमने क्या किया, हम एज अ यूजर प्ले स्टोर पे गए, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अपना अकाउंट बनाया, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट द
जो डेटा हम अपलोड करते हैं वो स्टोरेज कहाँ से आ रहा है उसका, राइट। हम कितने फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं तो बैकएंड से कुछ ना कुछ स्टोरेज तो हमें अकाउंट में मिल रहा है ना। गूगल ड्राइव कहाँ पे आएगा आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर? सॉफ्टवेयर, दैट इज द एप्लीकेशन, राइट। सेम आपसे यूट्यूब का मैं बोलता हूँ, यूट्यूब इज ऑल्सो द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, व्हाट्सएप की आपसे बात करता हूँ, दिस इज ऑल्सो द सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम डेली यूज करते हैं, जीमेल ईमेल जितने भी हम बनाते हैं, आउटलुक याहू, ये सब आपके किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर एज सॉफ्टवेयर अ एज ए सर्विस। सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में मैंने यही चीज आपको समझा रखा है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, आपका एप्लीकेशन पे कंट्रोल नहीं होता है, आप रीड ओनली मोड में क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज एजोर, तो ये हम पढ़ लेते हैं आज। द Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म इज मोर देन 200 प्रोडक्ट्स जिनको आप सर्विसेज बोलते हैं। क्लाउड सर्विसेज डिजाइन टू हेल्प यू ब्रिंग न्यू सॉल्यूशंस टू लाइफ, टू सॉल्व टूडेज चैलेंजेस एंड क्रिएट्स the future, build, run and manage applications across multiple clouds, on premises and at the edge with the tools and frameworks of your choice। तो इतना हम लोग आज थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड, सर्विस मॉडल्स, सर्टिफिकेशंस एंड सिलेबस। और जिन लोगों को दोनों चीजों की नॉलेज करनी है तो एक दो फोटोज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इनफैक्ट आप तीनों चीजें भी पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में आपसे ये बता रहा है कि वर्चुअल सर्वर्स आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे एज्योर में हम उसको बोलते हैं वीएम्स, वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड सर्विसेज हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर्वर्स लेस कंप्यूटिंग आपको चाहिए तो एजोर फंक्शंस बोलते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लैम्डा जैसे ECS जो आपका सर्विस है ना AWS में, ये कंटेनर का सर्विस है और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कंटेनर सर्विस एजोर में, ठीक है। तो इनके कंपैरिजन में ये सब कुछ इनके नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार ये चीज देख लेना। जिन लोगों को AWS आता है वो इनसे कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता है, एजोर जब आप पढ़ लोगे आराम से ये चीजें भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एक फोटो और है मेरे पास, ये भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आप अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। लोड बैलेंसिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, क्लाउड फ्रंट को कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, राउट 53, ट्रैफिक मैनेजर करके एक हम पढ़ेंगे, API गेटवे या BPN गेटवे बोलते हैं हम, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम लोग बोलते हैं AWS में, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं हम VNet, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्रेस राउट। तो ये गूगल की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो और इसके बाद जो हमारा रह जाता है सिलेबस में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर AZ 104 माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। दिस एग्जाम विल बी अपडेटेड ऑन November 24, 2020, ठीक है। ये अभी इन्होंने एग्जाम कोड भी इसका चेंज कर दिया है, तो लेटेस्ट इसका अभी एग्जाम कोड जो है वो AZ 104 है, ठीक है। पहले इसका नाम 103 था, अभी इन्होंने इसको चेंज करके 104 कर दिया है, ठीक है। जो सिलेबस हम लोग ऑफिशियल जो सिलेबस है वो ये है, तो आप एक बार इस सिलेबस को गो थ्रू कर लेना। यानी कि यूजर मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, फिर उनको रोल प्रोवाइड करना, ठीक है। क्लाउड में यूजर्स बनाना, उनको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे राइट्स देना, AWS में सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉक लेवल के स्टोरेज हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज को हम ब्लॉक बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटिंग की सर्विसेज जिसको वर्चुअल मशीन आप बोलते हैं वो लोग पढ़ेंगे हम, ठीक है। ARM टेम्पलेट का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर। अगर आपने कुछ टूल्स के नाम सुने हो, टेराफॉर्म किस किसने सुना है?
यस सर, मैंने सुना है सर टेराफॉर्म। टेराफॉर्म का देखो मतलब होता है ऑर्केस्ट्रेटर। जैसे ARM टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एजोर रिसोर्स मैनेजर। इसका यूज केस बहुत कंपनीज में आपको बहुत यूज केस मिलेगा। जैसे एजोर में आपने बोला कि 10 सर्वर्स विद दिस कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से रेडी हो जाएं, तो ऑटोमेटिक जितना भी डिप्लॉयमेंट आपको कराना है ना, वो हम ARM टेम्पलेट से करते हैं। पहले से हम एक टेम्पलेट में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ये होस्ट नेम मिलना चाहिए, ये IP मिलना चाहिए, ये नेटवर्क मिलना चाहिए, इतना स्टोरेज मिलना चाहिए। तो इन सब की सेटिंग्स को एक टेम्पलेट में सेव कर लो और एक कमांड चलाओ, उस कमांड से अपने आप से ऑटोमेटिक आपके सर्वर्स प्रोविजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो टास्क आप एनसिबल या फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह से ऑटोमेट करते हैं, उसी चीज को क्लाउड में हम ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद डिजास्टर रिकवरी वगैरह, एजोर डिस्क इंक्रिप्शन, VM के साइज को कम ज्यादा करना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। श्याम सर, हाँ जी। सर आपने ARM का कंसेप्ट लिया, वो पहले अभी तो ये बहुत अच्छा यूज हो रहा है ARM वाला। पहले इनिशियल फेसेस में मेरे ख्याल से ASM यूज करते थे ये। एजोर में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ARM का है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे लेवल पे। इनफैक्ट जो एजोर को इतना जो पॉपुलर किया है ना, इनके इस वाले फीचर ने बहुत किया है। जी जी जी। राइट। इसमें ज्यादातर जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही होते हैं ARM के थ्रू। ARM वाले में होता है सर। हाँ। ठीक है। फिर क्यूबरनेटीज और कंटेनर की सर्विसेज हैं आगे। नेटवर्क हमको पढ़ना है पूरा एजोर का। ठीक है। इसके बाद फायरवॉल्स अवेलेबल इन एजोर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी, जिसको आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है। मॉनिटरिंग की सर्विसेज क्या क्या है, नेटवर्क वॉचर। जैसे नेटवर्क वॉचर का मतलब होता है, आपने नेगियोस सर्वर वगैरह सबने सुना होगा, राइट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्स मॉनिटरिंग के टूल्स हैं, नेगियोस हो गया हमारे पास, जेबिक्स हो गया, कैक्टी हो गया, ग्राफाना हो गया। ठीक है। AWS क्लाउड में नेटवर्क वॉचर की जगह हम लोग यूज करते हैं क्लाउड वॉच। ठीक है। एंड गेटवेज वगैरह तो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे बैकअप्स वगैरह, डेटाबेस। ठीक है। एंड बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। अब यहाँ पे ना बहुत सारे सर्विसेज आपके लिखे नहीं है। ठीक है। तो एक सिलेबस मैं आपको एक ऑफिशियल शेयर करूंगा जो हम लोग फॉलो करेंगे, इससे वो कहीं ज्यादा है। ठीक है। एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट, और इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है। तो कुछ लोगों ने, आपने अगर अपडेट देखा हो तो रिसेंटली मैंने 1 वीक पहले ही इसका एग्जाम दिया है। अभी 103 पहले मैं दे चुका था, 104 मैंने अपडेटेड अभी दिया है। ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो इसमें से ही थे पूरे, एक भी क्वेश्चन इसके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। बट अगेन मैंने आपको जो बोला था कि आपको थोड़ा सा रीडिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब एक एक पेज के पूरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके फिर मल्टीपल चॉइस नीचे आंसर हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो एग्जैक्ट सही है ना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है पार्शली में आपको नहीं मिल पाएंगे नंबर। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और क्या हमें डिस्कस करना था, अभी मैं देख लेता हूँ क्या क्या पेंडिंग है हमारा। सर्टिफिकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो सर्टिफिकेशंस के लिए आपको न्यू रोल बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफिकेशन पाथ, और ये 2020 का लेटेस्ट है इनका। ठीक है। जैसे हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना AZ 104 के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, इनका जो फंडामेंटल एक एग्जाम होता है, ये ऑप्शनल है AZ 900, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स हैं। जैसे आर्किटेक्ट लेवल का आपको करना है तो ये है, सिक्योरिटी में आपको करना है तो एज्योर का ये है, डेटा इंजीनियर के लिए आपको करना है तो ये है आपका। ठीक है। एज्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो ये है आपका, साइंटिस्ट एसोसिएट में जाना है तो ये एग्जाम है इनके, डेवऑप्स के लिए एज्योर डेवलपर का एग्जाम होता है, और शैप वर्कशॉप के लिए आपको करना है तो वर्कलोड के लिए आपके ये एग्जाम्स हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारे, टोटल 25 एग्जाम ये लोग कराते हैं, 25 के आसपास। ठीक है। तो जो लोग AZ 104 कर रहे हैं, जिनका बिलो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अब यहाँ पे आप समझ लेना, आप खुद देख लेना आप कहाँ पे आते हैं। जिनका बिलो 5 इयर्स है वो लोग AZ 104 की तैयारी कर लें, और सेम ट्रेनिंग से ना आप दोनों एग्जाम दे पाओगे। ठीक है। AZ 104 आप यहाँ दे लें, और जो लोग एबव 5 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है वो लोग या तो 304 दे लें,
या फिर आप दे सकते हो 303। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला। ठीक है, तो हम लोग ट्रेनिंग में जो कवर करने वाले हैं AZ 104, बट सेम ट्रेनिंग से आप चाहें तो इस एग्जाम के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, दोनों के क्वेश्चंस आपके सेम होते हैं। और इसमें ना लेटेस्ट क्या क्या चेंजेस हैं 304 में, मेरा अगले 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है AZ 304 का, तो इसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं अभी। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, आज की क्लास के लिए इतना ही हम लोग